आजकल का जो माहौल है, जी, जी। हर कोई बंदा स्ट्रेस में है, हाँ। एंजाइटी में है, हाँ जी। मोटिवेशन तो खत्म ही हो गया। खत्म हो चुका है जी। तो ये किस तरीके से बंदा अपना क्या पहचाने कि उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो किस लेवल तक बढ़ गया और वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आजकल जो माहौल है, हर आदमी स्ट्रेस में, हर आदमी तनाव में। अगर मैं 500 लोगों को एक पेपर दे दूं और एक पेन दे दूं और बोलूं बताओ तुम्हारा क्या स्ट्रेस है और परेशानी क्या है, मैं चुनौती दे रहा हूँ विराट सर 3 लाइन में लिख पाएगा। आपको जिस गांव में आज तक पिछले 500 साल में एक आदमी बीमार ना हुआ हो, आप उस गांव में क्लिनिक खुलवा दीजिए और 6 महीने बाद जाइएगा, आधा गाँव लाइन में लगे मिलेगा, क्योंकि उससे पहले जो खांसी हो रही थी उसको बीमारी मान ही नहीं रहे थे। पिछले 20-25 सालों में हुआ क्या है विराट सर, जो चीज एक बार मार्केट बन जाए उसे फिर सरकारें भी कभी खत्म नहीं होने देती। बोले अब आप चिंता मत करो, इस देश में पॉल्यूशन कभी घट नहीं सकता, अगर ये हमने एयर को साफ रख लिया तो इनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा। भाई कौन से रिश्ते में सबसे ज्यादा तनाव? यही सर, पति पत्नी में, उनमें भी एक दूसरे से शिकायत क्या, पति को स्पेशली, लोगों को शिकायत क्या अपनी वाइफ से, हमेशा मुंह चढ़ा रहता है, हमेशा परेशानी रहती है। मेरा एक सवाल है सर, कैसे हंसे वो? हमने अपनी महिलाओं के बारे में, अपनी बेटियों के बच्चियों के दिमाग में एक बात भरी हुई है, लड़कियों के बारे में एक लाइन बोली गई है सर, हंसी तो फंसी। हमने अपनी बच्चियों के कैरेक्टर पर ठप्पा मार रखा है। अब हम आम लोगों के मंत्र बताइए क्या है? और भाई क्या हाल चाल है? अरे बहुत परेशान है, दिन में 8 लोगों से बोला, सप्ताह भर में 108 से बोल दिया। अब ये परेशान हूँ, तंग हूँ, दुखी हूँ, स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, अरे यार आजकल तनाव बहुत है, ये हमारे क्या बन गए? हमें पता ही नहीं कि हमने कब मंत्र बना लिया। मेरे बड़े भाई ताऊ जी के बेटे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने मुझसे एक लाइन कही थी और वो मेरे जहन में बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। दुनिया उसी को भरेगी जो ऑलरेडी भरा हुआ है। अमर सर, तो कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत शानदार हूँ विराट सर, और आपका बहुत 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 आभार मुझे ये मौका देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलना ही बहुत सौभाग्य की बात है सर। विराट सर, मैं देखो, मैं टू बी फ्रैंक आपसे बताऊं, आपकी जो पर्सनैलिटी, जो आपका ऑरा है ना, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे भी देख के बड़ा आनंद आ गया आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जी लेकिन एक छोटे से एक्सपीरियंस है, मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्योंकि आपने मेरी लाइफ में व्यक्तिगत रूप में बहुत बदलाव किया है। एक बारी मैं ऑफिस के काम से घर आया तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया। मतलब इतना ज़्यादा उसने, आप समझ लीजिए, मेरे साथ धोखा करा कि मैं गुमसुम सा हो गया। जी जी। तो मैं ऑफिस जाना छोड़ दिया। मैं उठता था, नेटफ्लिक्स देखता था, लेटता था, उठता था, नेटफ्लिक्स देखता था। तो फ़ोन भी मैंने इवन देखना बंद कर दिया। मतलब वो इतना बड़ा धोखा था मेरी ज़िंदगी का कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जी, मैं समझ सकता जी। तो एक दिन ऐसे ही मैं रील देख रहा था, तो उसमें आपकी रील आई। उस रील में आपने कहा था कि सुबह उठ के तैयार होके बन-ठन के जाना चाहिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रहना जी, चाहिए, जी, जी। तभी आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। जी, जी। फिर जब आप एक रील देखने लगो तो 2-3, फिर वो चेन का सिलसिला बनने लगा। तो मेरे लिए तो आप मोटिवेशन के भगवान हैं। अरे वाह! ओह! ओह! मैं बहुत आभार विराट सर। पर आपने शुरुआत बड़ी कमाल की करी है। बहुत कम पॉडकास्ट की शुरुआत ना बड़ी प्रैक्टिकल बात से होती है, वरना वो इंट्रो में चले जाते हैं, ये आपकी जीवनी क्या रही? मैंने कहा लोगों को इससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं जी, है। जी। एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा विराट सर। वो विषय ये था जो आप कह रहे हैं। मेरे बड़े भाई ताऊ जी के बेटे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने मुझसे एक लाइन कही थी और वो मेरे ज़हन में बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। बिल्कुल सही बात। विराट भाई, हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, हमें काम ये सोचते हैं कि मेरे पास काम नहीं है तो काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। तमाम। विराट भाई, मुझे ये बताइए, पानी की ज़रूरत रेगिस्तान को है या समुद्र को है? रेगिस्तान। तो फिर ये नदियाँ और ये दरियाँ रेगिस्तान में जाके क्यों नहीं गिर रही? हुँ, ये उसमें क्यों गिर रही हैं जो ऑलरेडी भरा हुआ है? सही बात। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है कि दुनिया उसी को भरेगी जो ऑलरेडी भरा हुआ है। भरा हुआ। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जी, हम लोग अभी इस पॉडकास्ट से बाहर निकले और सपोज करते हैं हमें ऑटो से जाना है जी, और 2 ऑटो खड़े हुए हैं विराट सर, एक में 3-4 सवारी शेयरिंग वाले। 3-4 सवारी ऑलरेडी बैठी हुई हैं और एक बिल्कुल खाली है। जी। हम कौन से वाले में जाके बैठ जाते हैं? किसमें कोई नहीं बैठा। जिसमें कोई कोई नहीं नहीं बैठा। बैठा। दोनों शेयरिंग वाले हैं। जी, जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल हैं दोनों। जी, जी। पर आप गौर करिएगा, दोनों सवारी वाले नहीं होते। जी, जी। तो दोनों सवारी वाले अगर ऑटो हैं और उनमें से एक में ऑलरेडी 3-4 है और एक खाली खाली है, है। तो कौन से में बैठ जाएँगे?
जो सवारी वाला है, सवारी वाला है। जी। क्यों? क्योंकि हमें क्योंकि वो लगता है जल्दी ये जाता चलने वाला है। जी, जी, हम भरे हुए को ऑलरेडी भरते हैं। करते हैं। हम यहाँ से गोलगप्पे खाने जाएँ और 2 ठेले हैं और एक पर 8-10 लोग लाइन में ऑलरेडी लगे हुए हैं और एक बिल्कुल खाली पड़ा है। बताइए हम दोनों कौन से में लाइन में उसी जाके पे लगे? जाएँगे जिसमें लोग खा रहे हैं। क्यों खाली वाले में क्यों नहीं चले जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम ये धारणा बना लेते हैं कि उस पे ज़्यादा अच्छा सामान होगा रादर इसके। इसीलिए तो वो भरा हुआ है। हुँ, दुनिया भरे हुए को और भरेगी पर ऐसा क्यों है? और उसका रीज़न क्यों क्योंकि आपने कहा ना, मुझे एक मैसेज मिल गया कि अगर इसके पास 8 लोग लाइन में खड़े हैं, इसका मतलब क्वालिटी में दम है, काम में दम है, टेस्ट में दम है और यही तो मुझे चाहिए था। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं सेल्स वालों को ये बात सिखाता हूँ। एक माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, विराट सर कभी आपने भी नोटिस किया हो, ट्रैवल कर रहे हो और कहीं रेड लाइट पर गाड़ी रुके, जी, तो वहाँ कुछ पैसे माँगने वाले थे, भीख जी, जी, माँगने वाले। आप मैं चुनौती देता हूँ सर, आप कभी उनका कटोरा नोटिस कर लीजिएगा। वो ऑलरेडी कभी खाली नहीं मिल सकता आपको। नहीं मिलेगा। ऑलरेडी क्या है 2, 5, 10 सिक्के पड़े होंगे। इवन कभी आप गौर करना वो 10 या 20 का नोट भी डाल के रखते हैं। जी, आप कभी थर्ड जेंडर को पैसे माँगते हुए देखेगा, हाथ में उनके ऑलरेडी क्या लगे रहेंगे 5-10 नोट लगे रहेंगे। जी, कारण जानते हैं वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं मैसेज दे रहे हैं। कि आप अकेले नहीं हो जो पैसे देके जा रहा है। घबराओ मत, डरो मत, दे दो। दे तुमसे दो, पहले भी 2, 4, 5 दे चुके हैं। दे चुके। भरे को भरती है दुनिया हाँ, मदाम। हुँ, तो जब आप इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप घर से निकलें, तो भरे हुए निकलिए। अब भरे हुए किससे? कॉन्फिडेंस से, भरे हुए उत्साह से, भरे हुए जोश से, मुस्कान से चेहरे पर, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये इंसान भरा हुआ है और दुनिया हमें और भर दे। ये सिंपल सी नेचर का नियम है सर। ये सिंपल सा प्रकृति का नियम है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया, नोटिस भी किया। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, भाई घर से जब निकलो, तो भर के निकला करो। चाहे आप ड्रेस हो आपकी, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका उत्साह हो और जोश। और उधर से आप डील से भरे हुए आइए, बिज़नेस से भरे हुए आइए, सेल से भरे हुए आइए। खाली को कोई खाली बोरी खाली सर को कोई मान नहीं विराट सर वैसे भी कभी नोटिस करिएगा, खाली बोरी खड़ी थोड़ी होती है। हुँ, अगर मुझे बोरी खड़ी बोरी समझते हैं? जी, 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 अगर उस बोरी को खड़ा रखना है, तो पहली शर्त क्या है? उसको क्या करूँ? भर के कुछ रखिए। भरना पड़ेगा। तो भरिए तो सही अपने आप को। लेकिन सर आजकल का जो माहौल है, जी, जी। हर कोई बंदा स्ट्रेस में है, हाँ, एंग्ज़ायटी में है, हाँ जी। मोटिवेशन तो खत्म ही हो गया। खत्म हो चुका है जी। तो ये किस तरीके से बंदा अपना क्या पहचाने कि उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो किस लेवल तक बढ़ गया है और वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे? विराट सर सबसे पहले तो उस बंदे को ना इस सेंटेंस को समझ जाना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आजकल जो माहौल है, हर आदमी स्ट्रेस में, हर आदमी तनाव में है। ऐसा क्यों? अगर मैं 500 लोगों को एक पेपर दे दूँ और एक पेन दे दूँ और बोलूँ बताओ तुम्हारा क्या स्ट्रेस है और परेशानी क्या है? मैं चुनौती दे रहा हूँ विराट सर 3 लाइन में लिख पाएगा आदमी? नहीं लिख पाए, एक्चुअल में प्रॉब्लम है नहीं। बनाई हुई। पर हमने इतनी बोल दी वो जहाँ हम बैठ के बात ही क्या करने लगे, सर आजकल हर आदमी डिप्रेशन में है। मैंने कहा चलो टेस्ट करवा लो, अभी पता चल जाएगा कोई डिप्रेशन में है। एक भी निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 100 में से 1 नहीं निकलेगा। पर आपने इन बातों को इतना जनरलाइज़ कर दिया, इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया, इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया, अब हमें ऐसा लगता है हर आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है, हर आदमी तनाव में घूम रहा है। तो एक्चुअल पहली बात तो है नहीं। पर अगर इसकी थोड़ी डीप डिगिंग करें, मैं अगर इसकी साइकोलॉजी की बात करूँ, मैं साइकोलॉजी से ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर की बात करूँगा। जी, पिछले 20-25 सालों में हुआ क्या है विराट सर, हर चीज़ मार्केट बन गई और जब कोई चीज़ मार्केट बन जाती है ना, शुगर, बीपी ये सब क्या है एक्चुअल में? मार्केट है। देखो मैं मेडिकल साइंस पे कुछ कहना नहीं चाह रहा, ना मुझे अथॉरिटी है, ना मैं इतनी नॉलेज रखता हूँ। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मेरे एक मित्र हैं, एयर साइंटिस्ट हैं, बड़ा अच्छा पॉल्यूशन पे काम करते हैं। उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आज से 7-8 साल पहले वो रिसर्च कर रहे थे, एयर प्यूरीफायर पे। आज बड़े-बड़े लोग, इवन बड़े-बड़े मतलब जिन बड़े लोगों का नाम जानते हैं, वो उनके क्लाइंट हैं। सचिन पवार उनका नाम है। उन्होंने मुझसे एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि अमर भाई, मैंने कहा भैया ये मतलब हमारे देश में ये सब चलेगा क्या? भई यहाँ कहाँ कोई ये सब खरीद रहा है सब। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अमर भाई जो चीज़ एक बार मार्केट बन जाए, उसे फिर सरकारें भी कभी खत्म नहीं होने देती। हुँ, आरओ वाटर, एक्चुअली आरओ क्या है? वो एक मार्केट है। अब जब तक आरओ की कंपनी चलेंगी तब तक पानी साफ कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। सही बात। क्योंकि अगर साफ पानी मिल जाए तो कंपनी ही बंद हो जाए। बोले अब आप चिंता मत करो, इस देश में पॉल्यूशन कभी घट नहीं सकता क्योंकि अब इसमें बड़ी-बड़ी फील्ड में, इसमें बड़े-बड़े मार्केट में बड़े-बड़े नाम आ गए हैं, बड़े-बड़े गिगांट्स आ गए हैं। अगर ये हमने एयर को साफ रख लिया तो इनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा। बन तो बोले अब चिंता मत करो, सरकार भी ऐसा कोई काम करेंगी नहीं। नहीं, सेम चीज़ है सर तनाव और स्ट्रेस के साथ। एक्चुअली पिछले 5-10 सालों में तनाव और स्ट्रेस क्या बन चुका है? मार्केट मार्केट बन चुका है। सही बात। मैं अमूमन विराट सर अपने ऑब्जर्वेशंस में ये कहता हूँ कि कभी भी मेरे कहने से नोटिस कर लेना, सर बीमारी बढ़ने पर डॉक्टर नहीं बढ़े हैं। हुँ,
डॉक्टर बढ़ने पर बीमारियां बढ़ी हैं। ये बात सही है। आपको जिस गांव में आज तक पिछले 500 साल में एक आदमी बीमार ना हुआ हो, आप उस गांव में क्लिनिक खुलवा दीजिए और 6 महीने बाद जाइएगा, लाइन लगा आधा गांव लाइन में लगे मिलेगा। क्योंकि उससे पहले जो खांसी हो रही थी उसको बीमारी मान ही नहीं रहे थे। पानी नहीं। उससे पहले जो उनको सर दर्द हो रहा था उसे वो बीमारी मान ही नहीं रहे थे। नहीं। अब जैसे ही जरा सी खांसी होगी सीधा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, टीबी भी हो सकती है, रिपोर्ट करवाओ। और किरण मिश्रा जी मेरे एक मित्र हैं, वो एक लाइन बोलते हैं कि दुनिया में केवल वो आदमी हेल्दी है जिसने अपने रिपोर्ट ना कराई हो, टेस्ट ना कराए हो। टेस्ट कराते ही तो आप क्या निकल जाओगे, बीमारी निकल जाओगे। अभी आपने इस सवाल में एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि कई लोगों को यही नहीं पता कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका है। मेरा एक सवाल है सर, फिर वो कैसा हाई लेवल का स्ट्रेस है जिसको उसे ही नहीं पता जिसको हो रहा है वो? मतलब जिसको हो रहा है उसको नहीं। उसको यही नहीं पता चल रहा कि मैं तनाव में हूँ। यानी किसी और ने जाके बताया कि भाई तनाव में है तू, फिर उसे लगता अच्छा अच्छा। सॉरी मैं मिस कर गया था, मैं तनाव में, मैं भूल गया था जी। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि "ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया"। और शेर ये है सर कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने बोल बोल के बीमार कर दिया। एक्चुअली वो बीमार था थोड़ी, वो तनाव में था थोड़ी। लेकिन पिछले 10-20 सालों में अगर आप नोटिस करें तो हमने बोल बोल के खुद को क्या कर रखा है, बीमार कर रखा है। मेरा एक टॉपिक है सर शब्दों पर, जहां पर मैं ये कहता हूं कि हम लोग तनाव में रहने कैसे लगे। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हर आदमी आजकल किसमें है, डिप्रेशन में, जबकि ऐसा ही नहीं। अच्छा चलो विराट साहब, इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ इस टॉपिक को। आजकल तो ऐसे हालात हैं, आज से मुझे 40-50 साल पहले का बताइए। उस सब आजकल के भाई-भाई में रिश्ते खराब हैं, किसी के आपस में बनते नहीं, कि सबका एक-दूसरे पर शक है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ। जी। आज से 40-50 साल पहले हालात कैसे थे? क्या उस समय भी भाई-भाई में आपस में इतना ही झगड़ा था? नहीं। दोस्तों में, रिश्तेदारों में या लोगों में आपस में प्यार था? क्या था? एक-दूसरे की सपोर्ट थी? जी। आपने इवन अपने पापा जी और हमारे पापा जी के टाइम में एक चीज़, और इवन दादाजी के टाइम में तो ये भी नोटिस किया होगा आपने कि बड़ा भाई कह रहा है आपस में बँटवारा हो रहा है। बड़ा भाई कह रहा है तू रख ले आगे का फ्रंट का। छोटा भाई कह रहा है नहीं भैया मेरी तो नौकरी है, आप रख लो। आप रख लो। ऐसी थी, दुनिया बड़ी अच्छी थी। हुँ। फिर 1969 में ये गाना कौन गा रहा था सर कि कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातें बातों तो का। क्या, कोई किसी का जागृत। जिस 1969 में भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार था, जिस 1969 में रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे, एक-दूसरे में अटूट प्यार था, फिर उसमें उस 1969 में ये गाना कैसे बन गया? एक्चुअली मैं ये कहता हूँ विराट सर कि चीज़ों के शब्द पहले आते हैं, उनके बारे में बोला पहले जाता है, फिर वो होने लगती हैं। वो ऐसी थी नहीं, और जिन्हें किसी पर रूल करना हो, जिन्हें किसी को दबा के रखना हो, आप सक्षम व्यक्ति पे रूल थोड़ी कर लेंगे, मजबूत व्यक्ति पे रूल थोड़ी कर लेंगे। नहीं। आप संगठित व्यक्तियों पे रूल कैसे कैसे कर लेंगे? तो पहले लोगों के दिमाग में ज़हर भरा जाता है कि कोई किसी का 10, 20, 25, 50 गाने बनते हैं। 20-25 साल बाद एक्चुअल में कोई किसी का नहीं रहता, सही बात। कोई भाई-भाई का नहीं रहता। तो पे बा हमारे अंदर डिप्रेशन थोड़ी है, और हम सब ने एक-दूसरे से बोल-बोल के आजकल इस डिप्रेशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है। अब पिछले 15, 20, 25 साल में मार्केट बना दी, अब हर आदमी किसमें मिल रहा है? स्ट्रेस में मिल रहा है। तो मैं बार-बार जिस शब्द पे गौर लाना चाह रहा हूँ, वो कहना चाह रहा हूँ शब्द। मैं एक चीज़ होती है सर मंत्र। मंत्र। आपने कभी भी नोटिस किया होगा विराट सर कि जब कोई आपको सजेस्ट करता है फलाना मंत्र पढ़िए, तो वो कम से कम क्या बोलता है कितनी बार पढ़िएगा? 108। 108। मेरा क्वेश्चन है विराट भाई यहाँ, अगर वो मंत्र है, तो वो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? क्या मैं इस घड़ी को 108 घड़ियों के पास रखूँगा तब आप इसे घड़ी कहोगे? नहीं। क्या मैं इन जूतों को 108 जूतों के पास रखूँ तब ये जूते हैं? नहीं। क्या ये माइक 108 माइक के पास जाके माइक बनेगा? नहीं। तो अगर वो मंत्र है तो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? जी। 108 क्यों बुलवाया गया? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि कोई भी मंत्र सिर्फ एक बार बोलने पर वो मंत्र नहीं, साधारण शब्द है। और जब आप उस साधारण शब्द को बार-बार, 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 बार-बार रिपीट करते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं अभिमंत्रित हो जाना। फिर वही साधारण शब्द क्या हो जाता है? अभिमंत्रित। जी। यानी अब उसमें क्या पड़ गई? जान पड़ गई। जान पड़ और जिसमें जान पड़ गई वो क्या बन गया? मंत्र। और मंत्र का मतलब है जो कोई चीज़ एक बार मंत्र बन गई, उसे दुनिया की कोई ताकत सिद्ध होने से नहीं रोक नहीं सकती। लग। अब हम आम लोगों के मंत्र बताइए क्या हैं? और भाई क्या हाल-चाल है? अरे बहुत परेशान है। दिन में 8 लोगों से बोला, सप्ताह भर में 108 से बोल दिया। अब ये परेशान हूँ, तंग हूँ, दुखी हूँ, स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, अरे यार आजकल तनाव बहुत है। ये हमारे क्या बन गए?
मंत्र। हमें पता ही नहीं कि हमने कब मंत्र बना लिए। हमने इन चीज़ों को बोल-बोल के, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने बोल-बोल के बीमार कर दिया। एक्चुअली हमने बोल-बोल के अब हर आदमी किसमें मिल रहा है? तनाव में। इतना तनाव में चुनौती, मैं हालाँकि 2-3 पॉडकास्ट में ये उदाहरण दे चुका हूँ, जिस तरह की जिस इंटेंसिटी के साथ आपसे बातचीत चल रही है, एक एग्ज़ाम्पल से नहीं है विराट भाई। मैं ये कहता हूँ सर, इतनी चुनौती, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत है नहीं जितनी हमने बात कर ली। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सर, ये बहादुरी का दौर है, हर आदमी को ये बताना मैंने कितना संघर्ष किया। आपने नोटिस किया होगा, हर आदमी ये बताने में लगा हुआ है कि हमारे टाइम में तो ये होता था। हम हमारे आप अपने से बड़ों के पास बैठ जाओ, उनका डायलॉग, हम मोमबत्ती में पढ़ते थे। मैंने कहा प्रभु, उस समय लाइट थी ही नहीं देश में। ये आप नहीं पढ़ रहे थे। ना, जिस काम को 90% कर रहे थे वो संघर्ष कैसे काउंट कर लोगे आप? सही बात। मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई करी, हम पैदल जाया करते थे, टाट पे बैठते थे। अब मैं अमर चौधरी ये बता रहा हूँ कि हमने टाट पे बैठ के पढ़ाई करी। हाँ, तो मेरी कॉम्पिटिशन भी तो टाट वालों से थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला अमर चौधरी तो टाट पे पढ़ रहा था और जिससे कॉम्पिटिशन है वो एसी में पढ़ रहा था, ऐसा था क्या? ना। तो जब मेरी कॉम्पिटिशन ही टाट की टाट से है, तो इसमें मैं पीछे कहाँ रह जाऊँगा? इसमें संघर्ष कहाँ हुआ? गड़बड़ तो तब मानी जाए कि भाई मेरे पास तो मोमबत्ती थी और किसी के पास एसी में लाइट में पढ़ रहा था, कोई भी नहीं पढ़ रहा था ऐसा। कोई भी नहीं। लेकिन सबको क्या सुनाने हैं? संघर्ष। संघर्ष। और संघर्ष जब तक पीड़ादायक ना हो तो मजा ही नहीं आए। मजा ही नहीं तो आया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहादुरी का दौर है। तो कभी विराट भाई आपने सुना है कि एक राजा था, बहुत बहादुर था, पर वो किसी से युद्ध नहीं लड़ा? मैं ऐसा कैसे भाई? बहादुर है तो जब कब माना जाएगा बहादुर? हाँ, जब जब वो किसी लड़ेगा। से लड़े। भाई युद्ध जीते। युद्ध जीतने की पहली शर्त क्या है? युद्ध लड़े। लड़े। और युद्ध लड़ने के लिए पहली शर्त है कोई शत्रु तो हो। हो। तो पहले हम दुश्मन बनाते हैं, दुश्मन है नहीं। बना। आजकल जितने भी आप सोशल मीडिया पे डायलॉग, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, ये शत्रु कहाँ से आए हैं? क्योंकि हम पर एक्चुअल शत्रु तो बचा ही नहीं। मेरे और आपके टाइम में या हमसे पहली वाली पीढ़ी के पास क्या कारण थे बताने के? वो ये कह सकते थे हम पैदल जाते थे। आज का बच्चा कहानी सुना सकता है कि मैं पैदल जाता था? वो ये कह सकते थे हम मोमबत्ती में पढ़ते थे। आज का बच्चा कैसे सुनाए मैं मोमबत्ती में पढ़ता था? वो कहते थे हमारे पास किताब नहीं होती थी। आज का बच्चा कैसे बताए? तो अब जब बच्चे के पास कोई एक्चुअल शत्रु नहीं बचे, तो उसने क्या डायलॉग दे रखा है? यहाँ तक वैसे ही नहीं पहुँचे हैं। दोस्त तो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुँचे कलेक्ट। मैं एक सवाल पूछता हूँ ऐसे लोगों से। धनंजय भाई को, अमर चौधरी को यूपीएससी क्लियर करनी है और विराट भाई नहीं चाहते कि अमर चौधरी कलेक्टर या आईएएस बन जाए। मेरा क्वेश्चन, विराट भाई क्या कर सकते हैं कि अमर चौधरी को कलेक्टर बनने से रोक लें? बताइए कि जरा। कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो क्यों कहानी सुना रहे हो दुनिया को? फालतू की कहानी है तो। मेरा सवाल ये है, तुम्हें दोस्त चाहे भी तो रोके कैसे? हम्म। ऐसा ऐसा कर सकता है क्या रिश्तेदार या दोस्त कि जो तुमने 8 घंटे पढ़ा था रात में आके तुम्हारे दिमाग में से निकाल के ले जाए? ना। तो क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो खामा-खा का भाई कि रिश्तेदारों, दुनिया जल रही है। मैंने कहा बाबा, एक ने मुझसे बोला जी, मैं पूछ रहा था एक्टर की बात चल रही थी, तो बोला सर आई हेट शाहरुख खान। मैंने क्यों? बोले सर उसमें ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। मैंने कहा यार 10,000 करोड़ का मालिक है, आधी दुनिया उसको जानती है, उसमें ईगो है, ये तो मेरी समझ में आ गया। कि तुझ में किस बात की ईगो है जो ये कह रहा है आई हेट शाहरुख खान? तू बता पहले तो मुझे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम में किस बात की ईगो है? मेरा पॉइंट समझ रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई रिश्तेदार चाहे भी, तो मुझे सक्सेसफुल, हम और आप पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करें और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं चाहता कि अमर चौधरी पॉडकास्ट में कामयाब हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये है, वो रोके कैसे मुझे? वो रोक ही नहीं सकता। क्या वो विराट भाई को, देवानी मैम को फ़ोन करके बोलेगा अमर चौधरी का पॉडकास्ट मत लेना? तो क्यों दुनिया को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसका रीज़न बताता हूँ। सबको संघर्ष बताने हैं, एक्चुअल संघर्ष बचे ही नहीं। बचे ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अब इसलिए मैं कहता हूँ हमने काल्पनिक दुश्मन पैदा करे हैं। उदाहरण देता हूँ कैसे? मैंने कहा ना बहादुर होने के लिए युद्ध जीतना ज़रूरी है, जीतने के लिए युद्ध होना ज़रूरी है, युद्ध होने के लिए शत्रु शत्रु लाएँ कहाँ से? मैं बताता हूँ। आपने बॉलीवुड की फ़िल्में देखी होंगी सर। जी। अब बॉलीवुड में हमें हीरो, भाई फ़िल्म में हीरो तो चाहिए, पर क्या आपने कोई फ़िल्म देखी है जिसमें हीरो हो पर विलेन ना हो? भाई हीरो हीरो कैसे दिखाया जाए? वो किसी चुनौती का सामना करे, समस्या का सामना करे, तो आप नोटिस करना सर हमारे यहाँ फ़िल्में किन उन पे बनती हैं, टॉपिक्स पर। हमारे यहाँ गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, तो हीरो दिखाया जाएगा किससे लड़ेगा? लगान फ़िल्म का हीरो, भैया गरीबी से लड़ रहा है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, फिर गब्बर सिंह आएँगे, अक्षय कुमार साहब, हम्म। तो हीरो किससे लड़ रहा है? तो भई जो भ्रष्टाचार से लड़े वो क्या है? गब्बर। गब्बर। जो गरीबी से हीरो, जो गरीबी से लड़े वो क्या है? हीरो। या फिर वो लड़ेंगे उससे, आतंकवाद से, जम्मू कश्मीर में फ़िल्म बन रही है, तो हमने क्या बना दिया? हीरो। विराट भाई, ये जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ उदाहरण सुनिए। क्या हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा गरीबी है? नहीं, बिल्कुल क्या हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा करप्शन है? नहीं।
क्या हॉलीवुड में बहुत ज्यादा आतंकवाद है? नहीं। और हीरो तो उन्हें भी बनाने थे। तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे ग्रह से एलियंस आएंगे और पृथ्वी पे आके कब्जा कर लेंगे और उनका हीरो एलियन से लड़ रहा है। मैंने कहा बाबा कौन कौन आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? पर भाई साहब उन्हें भी तो हीरो बनाने हैं। तो उन्होंने दूसरे ग्रह से एलियंस बुलाए। हमने भी प्रॉब्लम्स दूसरे ग्रह से बुलाई गई हैं, हमने भी चुनौतियां दूसरे ग्रह से बुलाई हुई हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर किसी को पेपर पे लिखवाने बैठ जाऊं ना, तो वो अपनी चुनौतियां, समस्याएं, दिक्कतें लिखे, उसे खुद को शर्म आ जाएगी कि क्या वास्तव में हम स्ट्रेस पे आपने शुरुआत की थी। सर मैं एक सेशन ले रहा था, ऑफलाइन सेशन था मेरा। जी। बोले प्राइवेट सेक्टर में ना स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। क्या हुआ? बोले सर 10 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता। मैंने कहा, ये स्ट्रेस है? मैंने कहा अब तुम ऑफिस पहुंचने को भी स्ट्रेस बोलने शुरू कर दोगे? अरे बोले सर इतना स्ट्रेस है, रोज पीपीटी बनाओ, रोज प्रेजेंटेशन दो। तो मैंने कहा और एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी जब आप वहां गए थे? मैं पुलिस वालों की ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है सर, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम उसको कनेक्ट कर सकें। मैं एक सेशन ले रहा था, एक सब इंस्पेक्टर साहब, एसआई साहब खड़े हुए। बोले सर काम तो बहुत बढ़िया है, मतलब इससे बढ़िया तो खैर मैं पुलिस से, हम कुछ भी कही जाए, मैं इससे बड़ा मेहनती और डेडिकेटेड लोग मानता नहीं, लेकिन मैं कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ। बोले सर ये काम तो बहुत बढ़िया है, पर इस फील्ड में ना, इस डिपार्टमेंट में स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है। मैंने पलटकर उनसे 2 सवाल पूछे। मैंने कहा जी पहला, इस काम में तनाव बहुत है, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको ज्वाइनिंग के बाद हुई थी? जब आप फॉर्म भर रहे थे पुलिस का, तब आपके मन में क्या चल रहा था कि जैसे ही मैं ज्वाइन करके, मतलब क्लियर करके सब इंस्पेक्टर बन के चौकी पर पहुंचूंगा, तो 4 लोग थाली लेकर खड़े होंगे और जाते ही मेरा टीका करेंगे, आइए आपका इंतजार था? ऐसा सोच के गए थे? मुझे एक बात बताओ विराट भाई, आपने मुझे इनवाइट किया कि अमर भाई हमारे आओ, जागरण में चल रहे हैं, जी। और आप मुझे जागरण में लेकर चले गए, तो काहे का स्ट्रेस? स्ट्रेस कब होता? जब आप मुझे मूवी का कह के बुलाते और बैठा किसमें देते? जागरण में। तो मैं आपसे क्या, अरे यार मैं तो एंजॉयमेंट के लिए आया था, मजे के लिए आया था, आपने तो मुझे जागरण में बैठा। जब आपने बुलाया भी जागरण कह के है और बैठा भी जागरण में ही रहे हैं, तो फिर मैं स्ट्रेस के, अरे यार तो मैं तो जागरण में बैठा दिया, तो मैं घर से बुलाया भी तो जागरण के लिए था। सही बात। तो मैंने कहा भाई साहब जिस दिन आपने फॉर्म भरा था, ये तो आपको तब भी मालूम था कि पुलिस की जॉब कैसी होती है। और दूसरा उदाहरण देता हूँ विराट भाई, मैंने उनसे जो दूसरी बात कही, मैंने कहा सर कौन से बैच से हो? बोले जी 2019 से। मैंने कहा सर कितनी वैकेंसी थी? बोले सर 3500 के करीब थी। मैंने कहा सर फॉर्म कितने लोगों ने भरा था? बोले सर फॉर्म तो 15 लाख के करीब लोगों ने भरा था। मैंने कहा सर ज्यादा ही स्ट्रेस जानने की इच्छा है ना, तो एक बार 14,96,500 लोगों के अगर जाके देख लो जिनका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, सही बात। पता चल जाएगा स्ट्रेस बोलते किसको है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, माँ बाप का इलाज नहीं हो रहा। मैंने कहा ये जो आप गाड़ी में घूम रहे हो ना, फ्लैट में रह रहे हो, माँ बाप का बढ़िया इलाज हो रहा है, बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं, ये इसी स्ट्रेस की वजह से पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा ज्यादा स्ट्रेस लगता हो इस जॉब में तो एक काम करो, 6 महीने के लिए छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा स्ट्रेस। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि मिल गई ना, अब मिल गई तो उसी जॉब का हमने क्या नाम, वो और इस दिल में क्या रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। अब नौकरी मिल गई तो उसका नाम स्ट्रेस रख दिया। जब नहीं मिल रही थी, साहब दिलवा दो, साहब कहीं भी लगवा दो, साहब, ये ह्यूमन नेचर है सर एक्चुअली। जब मिल गया तो उसी को हमने क्या नाम रख दिया, तनाव नाम रख तनाव दिया। रख दो। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट बोलता हूँ कि यार आपका काम तनाव हो कैसे सकता है? जिस काम की वजह से हमारे बच्चे शानदार स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली अच्छे मकान में रह रही है, गाड़ी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, भारत में 50,000 रुपए महीना कमाने वाले कितने लोग होंगे लगभग विराट साहब? एनी आइडिया परसेंटेज में? एक एनी आइडिया, रफ आइडिया? 50% से तो 50% के करीब होंगे सर। पॉडकास्ट खत्म होते ही सर्च करिएगा सर, 2.06% है, 2.06% है। और ये मेरे पॉडकास्ट खत्म होते ही सर्च करिएगा। मैं उन लोगों से ही बोलता हूँ कि भाई साहब आप उन 98% से निकल के 2% में हो, और आप कहानी सुना रहे हो कि आपको तनाव है जिंदगी में, आप कहानी सुना रहे हो कि आपको स्ट्रेस है। मतलब बाकी 98 से भी नीचे, 2% से भी नीचे, हाँ जी, 2% के नीचे है बाकी। और तनाव हमें है। सर भारत में 3.5 लाख रुपए महीने कमाने पे आप भारत के 1% लोगों में हैं। अगर महीने के आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1% के अंदर आते हैं आप। और जितने भी तनाव में मिलेंगे, यही वाले मिलेंगे 1% वाली। जिनकी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी है। मैं तो कॉर्पोरेट में ही हूँ ना, और जब मुझसे ये बोलते सर तनाव बहुत है, तो मुझे मन मन में ये सोचता हूँ कि भाई आप पर वैसा वाला तनाव तो है ही नहीं।
कि कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, खाना कहाँ। तनाव उसे बोलते हैं सर, जब मुझे शाम को ये नहीं पता बच्चे खाएंगे क्या। पर हमने शौक पाल लिया, हमने तनाव इतना कॉमन बना दिया सर, स्ट्रेस ऐसा बना। उसका रीजन भी बताता हूँ सर। अब देखिए, डीप डिगिंग करते हैं विराट सर, जिस तरह आपसे कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत कम पॉडकास्ट में टू वे कम्युनिकेशन चलता है सर। जिस तरह आपसे कम्युनिकेशन हो रही है, तो मैं दूसरा डीप डिगिंग करता हूँ, ये तनाव आया कहाँ से। इसको मैंने एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ सर, जिसको मैंने नाम दिया ट्रैपिंग। हर आदमी तनाव में क्यों है, उसका रीजन बताता हूँ मैं सर आपको। और हो सके तो विराट भाई, जितने तमाम लोग सुन भी रहे हैं, इसको सोचिएगा बाद में, जब पॉडकास्ट देख लें तब सोचिएगा। हंसते मुस्कुराते हुए लोग आपको मिल ही नहीं सकते। नहीं सकते। और उसका रीजन जानते हैं आप क्यों? मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। आपकी कंपनी है और कंपनी में 2 एम्प्लॉई हैं। आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और आप देखते हैं एक आदमी बड़ा माथा पकड़ के बहुत परेशान, इस तनाव से में बैठा हुआ है। दूसरा आदमी खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मस्ती मतलब हंस रहा है, खिलखिला रहा है, खुश है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आप किसको जिम्मेदार समझोगे, किसको ऐसे लगोगे कि मेरे बाद कंपनी की चिंता इसी को है, और किसको गैर जिम्मेदार और लापरवाह मानोगे, इन दोनों में से? वही सर, जो तनाव है। उसको क्या मानोगे आप? हैं? उसको क्या मानोगे बताओ? दूसरे को, ये तो गैर जिम्मेदार गैर जिम्मेदार। है। हमने तनावग्रस्त, टेंशन वाले, स्ट्रेस वाले, परेशान आत्माओं को जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है इसी को चिंता है। हंसते हुए लोगों को हमने गैर जिम्मेदार, हंसते हुए लोगों को लापरवाह की श्रेणी में ला दिया। सही बात है। चिराग शर्मा साहब का एक शेर है कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। अब आदमी को डर लगता है कि अगर मैं हंसता मुस्कुराता मिल गया तो मैं गैर जिम्मेदार माना जाऊंगा, मुझे लापरवाह। आप और हम जिस एज ग्रुप में हैं सर, किसी घर पे हमें कोई काम है, उनका प्लॉट लेना है या उन्हें प्लॉट बेच, कोई भी काम है, ऐसा काम जो महत्वपूर्ण काम है, और उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। एक सीरियस रहता है, कम बोलता है, गंभीर रहता है, और दूसरा हंसता हुआ मस्ती में रहता है। आपके ही पापा जी आपको क्या कह के भेजेंगे कि बताओ किससे बात करना? वही जो सीरियस है। सीरियस वाले से। हमने हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग गैर लापरवाह और गैर जिम्मेदार बना दिए। क्योंकि उनको इमेच्योर माना जाता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आज से 15-20 साल पहले तो बुद्धिजीवी की परिभाषा बताओ क्या थी विराट भाई? यही कि जो हंसता एक मुस्कुराता। चश्मा लगाए रखो, कम बोलो, गंभीर रहो, मुंह मत खोलो, तो तुम्हें पढ़ा लिखा और समझदार मान लेंगे। और बोलता हुआ आदमी, हंसता हुआ आदमी, ये तो वैसे ही है। तो भाई हमारी दुनिया में कोई हंसे क्यों? कॉर्पोरेट्स में कंपनीज में जाके कोई हंस कैसे जाए? क्यों हंसते ही तो आप उनको क्या बोल दोगे, कामचोर है। कामचोर। मैं अभी बेटियों के बारे में, मैं अक्सर कई बार ताज्जुब होता है, पति पत्नी में आज की डेट में सबसे ज्यादा तनाव किसमें है? भाई कौन से रिश्ते में सबसे ज्यादा तनाव? यही सर, पति पति पत्नी में। उनमें भी एक दूसरे से शिकायत क्या, पति को स्पेशली, क्योंकि आई एम मेल, तो हम लोगों को शिकायत क्या अपनी वाइफ से 90% केस में? हमेशा मुंह चढ़ा रहता है, हमेशा परेशानी रहती है। कभी मेरा एक सवाल है सर, कैसे हंसे वो? हमने अपनी महिलाओं के बारे में, अपनी बेटियों के बच्चियों के दिमाग में एक बात भरी हुई है, लड़कियों के बारे में एक लाइन बोली गई है सर, हंसी तो फंसी। हमने अपनी बच्चियों के कैरेक्टर पे ठप्पा मार रखा है कि हंसोगी तो तुम कैरेक्टरलेस मान ली जाओगी। हम 9-10 साल की उम्र से अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं कि बेटा कोई मेहमान घर पे आ जाए, कोई घर पे आ जाए तो अंदर चली जाना, हंसना मत, नहीं तो तुम्हें क्या मान लिया जाएगा? हंसी तो। हंसी तो बदतमीज या कैरेक्टरलेस। जी। बाजार जा रही है बेटी तो पहली बात क्या सिखाई जाती है? किसी दांत फाड़ के हंस के बात मत करना, नहीं तो बदतमीज मान ली जाएगी। जिन बेटियों के, जिन लड़कियों के दिमाग में हमने 10 साल की उम्र से जहर भरा है कि हंसने वाली लड़की बदतमीज होती है, हंसने वाली लड़की कैरेक्टरलेस होती है, अब वो 25 साल की उम्र में शादी करके हमारे घर आए और हंसना शुरू कर दे, उसके दिमाग में तो क्या बैठा रखा है, ससुराल है, हंसेगी तो ये समझेगी वो ये कैरेक्टरलेस तो नहीं है। तो बेचारी क्या रहते, सीरियस गंभीर, सीरियस गंभीर। तो गंभीर व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर रहे हो, ये खिलखिलाएगी? अब ये कसम खा के आई है कि 25 तक तुमने नहीं हंसने दिया, अब मैं अब तुम्हें नहीं तुम हंसने हंस के दिखाओ, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हमने इतना जहर बो रखा है और एक्चुअली मैं और इसको ट्विस्ट करता हूँ, मैं अलग लेवल पे ले जाता हूँ, इस टॉपिक को अलग बात से जोड़ता हूँ जिसका कोई लेना देना नहीं है, पर आप समझिएगा, बातें सब घिर फिर के वहीं आएंगी। ऐसा बोला जाता है, विराट सर आपने भी सुना होगा कि दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत बुरी है, और ये अच्छा होने का ढोंग करती है। विराट भाई मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है और हम सब बुरा होने का ढोंग कर रहे हैं। हम हैं बाय डिफॉल्ट अच्छे, और हम सबको एक बात का डर है कि मेरी अच्छाई का ये फायदा ना उठा जाए, मेरी अच्छाई का धनंजय फायदा ना उठा ले। तो हम सब शुरू में ही कैसे घुसते हैं, आपका भी देखना, एटीट्यूड में घुसेगा आदमी, यूं रहेगा यूं, ताकि इससे बच के रहें सब।
और जैसे उसको पता चलता है सामने वाला तो भैया मैं भी ऐसा ही हूँ, आ जाओ। अरे यार मैं तो आ जाओ, आ ऐसे ही जाओ, था आया, मैं तो ऐसे ही तो कर रहा था। 2 मिनट में हमारे को ये जो डबल वेस्टेड और आपने जो कोट पहन रखे हैं ना, हम बाद में भाई मैं भी तो गाँव से ही हूँ। ब भाई यार, फिर हम अपनी लोकल लैंग्वेज पे आ जाएँगे। शुरू में हमें लगता है कि यार एक्चुअली हम सबको इस बात का डर है कि ये ना ठग जाए मुझे, ये ना ठग जाए मुझे, और इस डर में हम इतने ऐसे जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मेरी इस बात को, अगली लाइन को सब मान लें या प्रैक्टिकल भी है, लेकिन मैंने अपने जीवन में 1-2 नियम बनाए सर। मैं इंदौर, मेरी कर्मभूमि इंदौर रही, इंदौर से मैंने अपना करियर शुरू किया। तो ये वो दौर था जब स्टेशंस पे ये बताया जाता था और हम सबको ये बताया जाता था कि अनजान व्यक्ति से कुछ ना लें, ऐसा ना करें, ठग हो सकता है, चोर हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल नहीं, पर 90% प्रैक्टिकल बात है, 10% तो फिर भी अपनी विवेक का प्रयोग करें। जी। तो मैं ये सोचता हूँ विराट भाई कि अगर मैं इंदौर रहूँ या मैं कहीं रहूँ और मान लो मेरा घर चिरोड़ी गाँव में मेरा लोनी के पास, तो मैं साल भर में, अगर मेरी कर्मभूमि इंदौर है, तो साल भर में कितनी बार अपने घर आऊँगा? 2 बार, एक दिवाली और 2 बार मान लो, और मैं वहाँ 50 साल रहा, हुँ, तो टोटल कितनी बार आना-जाना हुआ मेरा? 100 बार। 100 बार में कितनी बार प्रोबेबिलिटी है मेरी जेब कटने की या मेरे साथ ठगी होने की? 1 बार 1 बार, मैक्सिमम, 2 बार मान लो। 2 बार। अमूमन हम कैश या पैसा जेब में कितना रखते हैं? क्या रखते हैं पैसे? कार्ड ही होते हैं ज़्यादातर। कार्ड ही होते हैं। फिर भी एक एवरेज पैसा मान लो जेब में, 2 ढाई हज़ार, 5,000, और 2 बार मेरी जेब कट गई तो कितने पैसों की कटी? 5-7 हज़ार। तो मैं पूरी ज़िंदगी अगले 50 साल ये 5,000 बचाने के चक्कर में हुँ, जो मेरी पड़ोस में व्यक्ति बैठा है उससे बात ना करूँ, मैं दोस्त ना बनाऊँ, सही बात। मैं यारी ना करूँ। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है मुझे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे साथ स्टार्टअप कर ले। जी। मेरे को अपना को-फाउंडर भी तो मिल सकता है। हुँ, मुझे अपने कहीं एम्प्लॉयमेंट जॉब दिलवाने वाला भी तो मिल मिल सकता है। सकता है। पर हम सबके दिमाग में घुसा दिया गया किसी, अब मुझे बचाने कितने 5,000, हुँ, उसके लिए मैंने 5 करोड़ का 500 करोड़ की ज़िंदगी खराब कर ली अपनी। खराब कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्प्रैक्टिकल बन जाइए, पर मैं ये कह रहा हूँ यार इतना भी तो मत डरिए, सही बात। इतना भी तो मत सोचिए हर एक पे डाउट करना, हर एक पे बिना बिलीफ के, बिना ट्रस्ट के ये धरती चल नहीं सकती सर। नहीं चल सकता। आप कितनी भी डायलॉग बाजी कर लें, सर मुझे दोस्तों पे भरोसा नहीं है, मुझे फलाने पे भरोसा नहीं है। तो जिस कैब से आप आए थे उस ड्राइवर पे कैसे भरोसा है आपको? हुँ, जिस फ्लाइट से आप उड़ रहे हैं पायलट पे कैसे भरोसा है ठीक आपको? बात है। जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उसके लोको पायलट पे कैसे आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं उसके कुक पे भी भरोसा है कि जहर नहीं मिला रहे हैं। सही बात। आप डायलॉग बाजी कितनी भी कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता है नहीं। नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। तो कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं नहीं मैम धनंजय भाई की, फिर दुनिया सर पर है तो सही बुरी, तो बुरी हुई कैसे? वो भी बता देता हूँ सर। हुआ क्या, धनंजय भाई अपने घर से निकल रहे थे और धनंजय भाई की पैकिंग चल रही थी, ये मुंबई से। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग नहीं है, 8 करोड़ भी नहीं है, 8 लोग हैं। मैं 8 लोग हैं। 100 करोड़ को 1 मान लूँ। जी। देवयानी मैम है, धनंजय भाई हैं, आप हो, मैं हूँ, शिखा मैम है, विकास सर हैं, हम 7-8 लोग हैं। अभी दुनिया बुरी हुई कैसे, ये बताता हूँ। धनंजय भाई अपने घर से मुंबई के लिए जा रहे हैं और धनंजय भाई की पैकिंग चल रही है और धनंजय भाई के पेरेंट्स बता रहे हैं बेटा तू बहुत सीधा है, तू बहुत शरीफ है, पर दुनिया बड़ी चालाक है, बड़ी चलो, तेज है, बच के रहना। बहुत टेढ़ी है। तो धनंजय भाई क्या है? सीधे। शरीफ, बाकी हम 7 क्या हैं? ठग। टेढ़े, उसी समय देवयानी मैम के घर में पैकिंग चल रही है और पेरेंट्स कह रहे हैं बेटी तू बहुत सीधी है, दुनिया बहुत तेज है। टेढ़ी है। उसी समय अमर चौधरी के घर वाले बता रहे तू बहुत सीधा, उसी समय विराट भाई के घर वाले बता रहे, उसी समय रोहित के घर वाले बता रहे, उसी समय विकास नागरू सर के घर वाले बता रहे, उसी समय शिखा। मेरा सवाल ये है जब हम सारे ही सीधे हैं, हैं। भाई साहब ये टेढ़ा है कौन सा? भाई जब हम सारे ही सीधे हैं तो फिर ये चालाक कौन सा थे? फिर दुनिया चालाक और तेज बनी कैसे सर? मैं बताता हूँ। फिर हम एक ट्रेन में सवार हुए सारे, हम ट्रेन में जा रहे थे, मुंबई आई देवयानी मैम अपना लगेज उतार रही थी। पीछे से धनंजय जी बोले मैम मैं हेल्प करूँ क्या? तो देवानी मैम के दिमाग में क्या था कि दुनिया बड़ी चालाक है, तेज है, टेढ़ी है। अपने काम से काम रखो बदतमीज, कौन हो तुम? धनंजय भाई कहेंगे वो मम्मी सही कह रही थी, दुनिया बड़ी बदतमीज है। सही बात। पीछे से अमर चौधरी ने धनंजय भाई से कहा, पीछे से अमर चौधरी आगे 2 मिनट बाद, भैया जरा हेल्प कर दोगे नीचे उतरवाने में? अब इनके हाथ तो पहले ही जल चुके थे, हुँ। अपने आप उतार लो मेरे बस की नहीं है। हाँ, अब अमर चौधरी, ओ सही बात है। मम्मी सही कह रही थी, और हम सब मुंबई उतरते उतरते यानी जहां जा रहे थे वहां उतरते उतरते सारे चालाक। सारे चालाक हम इतने बुरे लोग हैं हैं नहीं। नहीं। और हमने बोल-बोल के रिश्तेदारों को तो मैं माफ़ी के ये 2-3 पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, लेकिन विराट भाई मैं फिर भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ ये वाला। एक डायलॉग सुना है, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी जी। के नहीं होते। सर हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में, जिसमें मैं पेपर पे साइन करके दूँगा सर, साइन
करके दूंगा मैं हिंदुस्तान जैसे देश में, जिसमें आज तक एक भी लड़की की शादी किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं हुई। नहीं। या तो वो बिचौलिया वर्ड बोलते हैं हमारे यहाँ जो रिश्ते करवाता है, या तो वो बिचौलिया है, हुँ। या इतना भी होगा हमारे यहाँ तो शादियों में ये मम्मी आइडिया लगा लेती है कि कान के तो मौसी दे देगी, हाथ के बुआ दे देगी, बुआ देती। और इसकी बड़ी दीदी अंगूठी बनवा देगी, और फूफा जी तो, और मामा तो मायरा भरेगा ही, मामा तो भात देंगे ही। उस देश में डायलॉग बाजी चल रही है कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते। नहीं होती। उस देश में डायलॉग बाजी चल रही है कि दोस्त किसी के नहीं होते। नहीं होती। मेडिक्लेम पिछले 5-10 साल से आए हैं सर। चुनौती देता हूँ, भारत देश में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो प्राइवेट में, बिना किसी रिश्तेदार की मदद के वापस नहीं आया। हमारे यहाँ तो कल्चर है सर, आप किसी रिश्तेदार को देखने जाओगे, मैं किसी, या कोई हमें देखने आएगा ना, तो 10-5 हज़ार रुपए जेब में रख के लाएगा, और चलती बार हम क्या करते हैं, चुप रखते हैं हाथ में। रख ले। और उस देश में ये डायलॉग बाजी चल रही है कि दोस्त किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मकान, आप मुझे एक मकान बता दो जो रिश्तेदार की मदद के बिना बना हो। बनाओ। फिर ये डायलॉग बाजी कहाँ से आई? फिर मैं कहता हूँ सर, एक्चुअली इन लोगों को मालूम था, जब मैं इन लोगों को कहता हूँ तो वो लोग जिनको दुनिया पे रूल करना है या समाज पे रूल करना है, इनको मालूम था कि हम मेहनती हैं, हम टैलेंटेड हैं, हम में हुनर है, हमारे पास आइडियाज है, पर हम पास या तो पैसा नहीं है या सपोर्ट नहीं है। नहीं। और इनको मालूम था कि अगर मामा और फूफी के लड़के ने आपस में मिलके, मामा के लड़के ने कहा आइडिया मेरे पास है, फूफी के लड़के से कहा फूफा जी से बात कर 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर देंगे हमको, इन्हें मालूम था कि अगर ये आपस में मिलके काम कर गए तो हमारा। तो ये कामयाब हो जाएंगे। तो पहला ही जहर क्या भर रखा है, कभी भी 2 लोगों को पैसे मत देना, और 2 से पैसे मत लेना, रिश्तेदारों से और दोस्तों से। इन्हें मालूम है यही 2 तो देंगे, और क्या मुझे क्या आतंक, मतलब मुझे दुश्मन देगा पैसे? सही बात है। मतलब मुझे एक बात बताइए, दोस्त से मैं पैसे ना लूं, रिश्तेदार से मुझे पैसे ना लूं, भाई बैंक से पैसे लेने की मेरी औकात नहीं, क्योंकि बैंक तो पहले क्या बोलता है, 6 महीने का क्या दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट। अरे इतने पैसे आईटीआर होते दिखाओ। तो रोना ही किस बात का, आईटीआर दिखाओ, ये होते तो मेरा रोना ही किस बात का था। बात है। इन्होंने बड़ी चालाकी से जहर भर दिया कि रिश्तेदार किसी के नहीं, और दो, और अब हम रह गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो दुनिया को हमें नए पर्सपेक्टिव से, नए नजरिए से देखना पड़ेगा, वो चश्मे बदलने पड़ेंगे। और जब हम ऐसा देखने लगेंगे सर, तो ये जो स्ट्रेस नाम की चीज है, देखो स्ट्रेस को 2 ही तरह से खत्म कर सकते हैं सर, या तो हम इसको दबाए जाए, दबाए जाए, दबाए जाए, और या इसकी जड़ पे काम करें। और जड़ तो ये है कि एक्चुअल में ये स्ट्रेस है ही नहीं जिसको हमने स्ट्रेस का नाम दे रखा है। भाई ये तो हमें बाद में पता चल रहा है कि स्ट्रेस नाम की तो चीज ही नहीं थी। लेकिन सर इतनी ज़्यादा नकारात्मकता फैलाई जा रही है, अगर आप देखो, चाहे ऑनलाइन देखो, चाहे ऑफलाइन देखो, जो नकारात्मकता बात हो रही है, वो जल्दी से पकड़ में आ रही है। अगर कोई बंदा कोई सही बात कहीं बता रहा है, तो वहाँ 2 सुनने वाले भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ बोल दो, यहाँ पर कहीं पे बम रखा है, अभी देखो आप मैं उल्टा कहता हूँ, इसी पॉडकास्ट के नीचे 10 कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे और ये तो सब बोलने की बात है, इसी में मिल जाएंगे हाँ आपको। जी, हाँ जी। उसका रीजन बताता हूँ सर, इसके 2 बात बताता हूँ जो आप ये कह रहे हैं। एक तो नकारात्मकता पे पहले मैं एक सवाल है आपका, मैंने आपको एक मैसेज भेजा सर व्हाट्सएप पे, फोटो भेजता हूँ एक, तो क्या केवल मेरे फोटो भेज देने से वो फोटो आपको दिख जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना। मेरा सवाल तो ये है कि किसी ने मुझे नेगेटिविटी दे दी, तो डाउनलोड तो मैं नहीं करी है। आपके नेगेटिव बोलने से थोड़ी मैं नेगेटिव हो गया। आप मुझे बताइए, रील में एक एल्गोरिदम चलता है कि जैसी रील्स मैं देखना चाह रहा हूँ वैसी मेरे पास आएंगी। वैसे ही अब आएँगे। मेरा एक सवाल है, आपके पास ही क्यों आ रही है ऐसी रील जो ये कह रही है दुनिया को कुछ नहीं होती, रिश्तेदार हमने कुछ नहीं हमने होते? एक आध देखी है वैसे। आपने ही तो ढूंढ रखी है ऐसी वाली, हुँ। मेरे पास तो नहीं आ रही वो। हुँ। तो ये तो यूट्यूब को भी मालूम है, सोशल मीडिया को भी मालूम है, ये आदमी चाहे नेगेटिविटी रहा है, इसमें दूसरों का क्या दोष है? मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि हमारे भाई को नेगेटिव बात करे तो क्या करें? मैंने कहा यार भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करो। दोनों हाथ जोड़ के उससे बोलो भैया हमारे सामने नकारात्मक या नेगेटिव बात मत करो। बोले भैया वो फिर भी ना माने तो? मैंने कहा यार उसी भगवान ने आपको 2 पैर भी दिए हैं, इन दोनों पैरों का प्रयोग करो, वहां से निकल जाओ। हुँ। मेरा सवाल ये है कि तुम माइक हो क्या, तुम स्टूल हो क्या, तुम दीवार हो क्या? मैं अमर चौधरी नेगेटिव बात कर रहा है 1 घंटे से, मैं अमर चौधरी 1 घंटे से नेगेटिव बात कर रहा हूँ। माइक तो निर्जीव है, कहीं जा थोड़ी सकता है उठ के। स्टूल तो निर्जीव है, कहीं उठ के थोड़ी जा सकता है। विराट भाई तो लिविंग है, विराट भाई उठ के क्यों नहीं चले जाते? इसका मतलब तुम्हें भी नेगेटिव में मजा आ रहा था। उसका रीजन है सर, हमें उन चीजों में बहुत मजा आता है जिसमें कुछ करना ना पड़े। जब आपको नेगेटिव बात करनी है तो इसमें कुछ करना, पॉजिटिव बातों के साथ समस्या ये है, आई डोंट नो वेदर यू बिलोंग टू अ विलेज और नॉट, खेती में फसल पैदा करने के लिए हल चलाना पड़ता है सर, खरपतवार थोड़ी, घास फूस थोड़ी, खेत को खाली छोड़ दो, खोल झाड़ तो अपने आप हो जाएंगे हो इसमें। जाएगी। तो नेगेटिविटी के लिए थोड़ी एक्शन लेने पड़ते हैं,
एक्शन लेना पड़ता है सर पॉजिटिविटी के लिए। हुँ। मैं और आप पॉजिटिविटी मैं अगर आपसे ऐसी बात करूं कि सर हमें जिंदगी में कुछ करना चाहिए, तो 2 महीने बाद आप मुझसे ये भी तो पूछोगे बताओ अमर भाई क्या करा। तो इससे बढ़िया तो ऐसी बात ही मत करो ना, समस्या ही खत्म हो जाए। बात ही कैसी करो, सर दुनिया बड़ी मतलब ये दुनिया नहीं चाहती आप कामयाब हो। अब इसका फायदा सुनो, 6 महीने बाद अमर चौधरी कामयाब नहीं हुआ, तो उसने तो पहले ही कह रखी थी ना दुनिया नहीं चाह रही, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो टॉपिक नहीं है, पर किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अमर भाई आप किस्मत के बारे में आपका क्या सोच रहा है। उन्होंने एक लाइन दी, ये विषय नहीं है लेकिन मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। जी। बोले जी वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मैंने यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर मैंने ये लाइन कहाँ सुनी या कहाँ देखी। और बोले सर बहुत सुनी है और देखी भी बहुत है। मैंने कहाँ देख ली। और बोले सर आप कभी नोटिस करना, ये तो बस के पीछे कई बार लिखी मिल जाती है, ट्रकों के पीछे भी लिखी मिल जाती है। मैंने कहा अच्छा और। बोला टेम्पो के पीछे देख लेना, ऑटो के पीछे देख लेना। मैंने कहा कभी किसी मर्सिडीज के पीछे लिखी देखी है, किसी बीएमडब्ल्यू के पीछे लिखी देखी है, ऑडी के लिए पीछे हवाई जहाज पे लिखी देखी है, बताओ जरा। मैंने कहा मेरे भाई वक्त से पहले भी मिलता है, किस्मत से भी ज्यादा मिलता है, बशर्ते कि तुम काम कर रहे हो। हुँ। पर फिर मैं तो सबका सम्मान करता हूँ सर, मैं खुद एक मिडिल क्लास से हूँ। मैं यहाँ ऑटो या टेम्पो को केवल उदाहरण के तौर पे प्रयोग कर रहा हूँ। हुँ। फिर ऑटो वाले ने क्यों लिखवाई, फिर टेम्पो वाले ने क्यों लिखवाई, ताकि अमर चौधरी अपने घर से जब एक बार घर से निकला और ये दावा करके गया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर जाके मैं ऑटो चला रहा हूँ, और फिर अचानक विराट भाई मिल गए, अरे अमर जी आपकी हालत है ऐसी कैसे। पीछे तो देखो पीछे, पीछे लिखा हुआ है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं कुछ मिलता। नहीं मिलता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुनिया बुरी है, दुनिया किसी के काम नहीं आते, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। ये बनाया ही डायलॉग उन लोगों ने है जिन्हें कुछ करना ही नहीं था। करना ही और जब उन्हें कुछ ना करना हो और जब वो असफल हो, तो उन्हें जस्टिफिकेशन के लिए क्या बना दिया उन्होंने। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, बस एक ही बात घूम रही है, हेटर्स को ये कर देंगे। मैंने कहा मेरे भाई ये जो ईर्ष्या नाम की चीज है कमानी पड़ती है। हुँ। अभी तो तुमसे कोई हेट तो छोड़ दो, तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं कर रहा हुँ। है। कौन हम, मतलब कौन है अमर चौधरी, कौन है हम जो हमसे कोई हेट कर। सर हेट उससे किया जाता है जिसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया हो। तो अब आप सोचने की कोशिश करिए, क्यों फिर आदमी ऐसा बोल रहा है मेरे हेट। आप हर दूसरे आदमी के वीडियो देखिएगा, उस पर लिखा होता है ये जलने वालों को और जलाएंगे। मैंने कौन, वो एक रील चल रही है आजकल, वो एक फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो गाड़ी है लेके रखते हैं उसमें रील में, और उसमें देखते हैं यार मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। देखो यार मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर वो बैक में जाता है, पीछे जाता है गाड़ी के, वो पता नहीं क्या गाड़ी में दिक्कत है, यहाँ से धुआं निकलना चाहिए, यहाँ से तो निकल नहीं रहा, पड़ोसियों के उस धुआं निकल रहा है। मैंने कहा 22 लाख की किस्तों पे स्कॉर्पियो लेके ही धुआं निकल गए दुनिया के। मैंने कहा इसकी ईएमआई है 35,000, तो तुम 6 लाख भर के लाए हो इसे, या जमीन बेच के लाए हो, या मुआवजे से आई है। हुँ। मैंने कहा अभी इतना बड़ा काम नहीं कर दिया जो तुमसे एक स्कॉर्पियो लेने पे ही दुनिया चिढ़ने लगेगी। सही बात है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे एक स्कॉर्पियो लेने पे दुनिया चिढ़ने लगी। हुँ। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब तुमने स्कॉर्पियो देखी पहली बार। मेरा पॉइंट ये है, हर आदमी को कई बार तो मुझे ऐसा लगता है सर, हर आदमी को ऐसा लगता है कि पहले भगवान ने मुझे बनाया, फिर 799 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 लोग मुझसे चिढ़ने के लिए पैदा करें। मैंने कहा भाई साहब अभी तो आप कहीं गिनती में भी नहीं आए हो, अभी तो आप कहीं नोटिस में भी नहीं आए हो। काउंटिंग में नहीं हुआ। आपको मालूम है विराट सर मेरी दिली तमन्नाओं में से एक तमन्ना क्या है अजीब सी, जी। कि कोई मुझसे चिढ़े, कोई मुझसे ईर्ष्या करे। और फिर मैं अमर चौधरी अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि अमर चौधरी जी तुम अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी इंडिया में भी नहीं गिने जा रहे। तुमसे बड़े बड़े सोनू शर्मा जी बैठे हुए, तुमसे बड़े हुए संदीप माहेश्वरी साहब बैठे हुए, तुमसे बड़े हुए इसमें देसाई साहब बैठे हुए, हर्षवर्धन जैन साहब बैठे हुए, उज्ज्वल पाटले साहब बैठे हुए, टीएस मदान साहब, अभी तो तुम्हारा कहीं गिनती में भी नंबर नहीं है। ऐसा तो नहीं है। और अमर चौधरी ये सोचने लगे कि दुनिया मुझसे चिढ़ रही। अभी ऐसा मैं तो चाहता हूँ चिढ़े, पर ऐसा कुछ कर तो दो कि तुमसे कोई चिढ़े। सही बात। ईर्ष्या तो कमानी पड़ती है सर। कमानी पड़ती है। अब उनके पास तरीका क्या है, कमाने में तो बहुत टाइम लगेगा, हुँ। तो पहले ही वो सोशल मीडिया पे क्या लिखते रहो दुनिया हमसे चिढ़ 5 7 10 बार लोग बोलते हैं हाँ यार दुनिया तुमसे चिढ़ते। चिढ़ती। अपने मन को समझा रहे हो सर सफलता का मूल मंत्र क्या है? कैसे सफल बने? कैसे देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा उसकी तरफ ना ले जाए, पहले तो आप सफलता के मतलब समझ लें। हुँ। हजारों इसके उदाहरण हो सकते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सुकून और शांति से अगर आप हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है। देखो ज्ञान गणित तो मैं कुछ भी दे दूँ वो एक अलग बात है, इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा तो है नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ सफलता की बात करते हैं तो कुछ गोल आप डिसाइड करिए, सीधा सा लॉजिक है सर। मुझे जाना है यहाँ से
नोएडा, और आपको जाना है यहाँ से दिल्ली। धनंजय भाई को जाना है यहाँ से हरिद्वार। तो अब जरा तीनों की सफलता बताइए किस चीज में? पहुँचने में, जहां जहां मैं जाना चाहता हूं। जहाँ-जहाँ मैं जानता हूँ। अब अगर मैं हरिद्वार पहुंच जाऊं, हुँ, हरिद्वार है तो बहुत दूर नोएडा से, हुँ, पर क्या मैं ये बोलूंगा मैं सफल हो गया? नहीं, तो सवाल ये नहीं है आप कितनी दूर आ गए, सवाल ये वहां आ गए क्या जहां आप जाना चाह रहे हैं? जाना चाहती थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने गोल तय करिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में जिंदगी से मैं चाह क्या रहा हूँ। 4-11 दिक्कत ये है कि कई बार हम इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में एक बात कही थी, क्लैरिटी इज पावर। हुँ, इस धरती पे सर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी जो वो है जिसको क्लैरिटी है। क्लैरिटी। क्लैरिटी चाहे इस बात की हो कि वो हासिल क्या करना चाह रहा है, क्लैरिटी चाहे गोल्स की हो। एक मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूँ कि मेरा एक भतीजा है 18 साल का, और एक माइकल शूमाकर है। ये दोनों कार चला रहे हैं, तो और बराबर दूरी पे इन्हें जाना है, तो पहले कौन पहुंच जाएगा? तो माइकल शूमाकर दुनिया का नंबर 1 ड्राइवर हुँ, सर, कौन पहुंच जाएगा? माइकल शूमैकर। माइकल शूमाकर। फर्क सिर्फ इतना है कि माइकल शूमाकर जिस कार को चला रहे हैं उसके फ्रंट मिरर पे जो विंडो है उस पे ना फॉग जमा हुआ है, धुंध जमी हुई है। इसकी क्लियर है, अब हुँ, कौन पहुंच जाएगा? ये पहुँच जाएगा। इनका टैलेंट कहाँ चला गया? इनकी स्किल्स कहाँ चली गई? तो मैं कहता हूँ सवाल स्किल्स का है ही नहीं, सवाल है क्लैरिटी का। क्लैरिटी। मैं अपने घर से चिरौड़ी से सर नोएडा आता हूँ। जब मैं दोपहर में 1 डेढ़ बजे डालता हूँ तो नोएडा का टाइम दिखाता है वो 1 घंटे, और अभी मैं शाम को 5 बजे, साढ़े 5, 6 बजे डालूँगा वो दिखाएगा पौने 2 घंटे। तो मेरा सवाल है नोएडा की दूरी थोड़ी बढ़ गई। दिन में रोड क्लियर था और अब क्लियर नहीं नहीं है। है। तो सारा खेल है सर क्लैरिटी का। अगर आप सच में सफलता की बात करें, कोई एक देखिए सर, ये ऐसा हुआ जैसे सर चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मैं ये कह के नहीं मैं छोड़ सकता चाय पत्ती चाहिए। चाहिए तो दूध भी, दूध भी, चाहिए तो चीनी भी। चीनी भी जब ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी तो चाय बन जाएगी। बन जाएगी। तो पॉइंट मेरा ये है कि पर सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्लैरिटी चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए मेरी सफलता के मायने क्या हैं? 1 सेकंड सर, यहीं रोकूँगा आपको सर हो गई। कि मेरी सफलता के मायने क्या हैं? लेकिन लोगों ने अपने गोल ही ऐसे बना रखे हैं। बंदा सपोज़ मैं पैसे की बात ही करता हूँ, बंदा कमा 1 करोड़ नहीं सकता, गोल बना रखा है 100 करोड़ का। फिर वो परेशान है, फिर वो दुखी है और फिर वो कह रहा है मैं उस 100 करोड़ तक पहुँच नहीं रहा। मैं ऐसे में विराट भाई एक बात कहता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं लोगों से बोलता हूँ जितना हो सके मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर से बच जाइएगा सबसे पहले तो। एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स की समस्या क्या है? हम लोगों ने इस देश को, देश तो नहीं कह सकता, पर लोगों के दिमाग में ज़हर भरने में बहुत बड़ा रोल हम मोटिवेशनल स्पीकर्स का जैसे लेते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। बड़ा सोचो बड़ा। मोटिवेशनल स्पीकर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक आदमी जो गड्ढे में था वो फर्स्ट फ्लोर पे छत पे चला गया तो ये कामयाब हो गया। उसकी नज़र में तो जब तक ये हिमालय की चोटी पे ना चढ़ जाए, ये जब तक चंद्रमा को फ़तेह ना हासिल कर ले चाँद पे, जब तक इसे ये मानने कोई तैयार नहीं है। सही बात। अरे मैंने कहा भाई यार, एक आदमी जो कल तक गड्ढे में था और अगर आज वो एक फ्लोर पे भी बैठा हुआ तो ये सफल नहीं है क्या? और हमने लोगों के दिमाग में क्या भर रखा है? बड़ा सोचो, बड़ा। अरे बड़े की कोई परिभाषा भी तो होगी, कितना बड़ा? तो बड़े का अर्थ ये नहीं होता, बड़े देखिए सर, एक बात समझिएगा। जूता एक इटालियन लेदर का जूता है, दुनिया का सबसे मैं कह रहा हूँ कमाल का जूता है, उससे बढ़िया लेदर ही नहीं बना। 6 नंबर का है, आप पहनेंगे क्या? नहीं, 12 नंबर का है, पहनेंगे क्या? नहीं, सफलता जूते की तरह है, कितनी बढ़िया लेदर की बनी हुई है, कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, कितना शानदार लुक है। ये बाद की बात है, पहला सवाल है मेरे साइज की है क्या? सही नहीं। मेरे पैरों में आ रही है क्या? मेरे जूता मेरे साइज का है क्या? अगर वो कम अच्छे लेदर का हुआ पर मेरे साइज का हुआ, तो भी मुझे आनंद आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ सफलता के 2 पैरामीटर, मैं भी कहता हूँ बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर। दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर, मैं भी कह रहा हूँ। पर पहले उस जूते का आभार करना शुरू कर दीजिए। आप आगे बढ़िए ना, आप सोचिए ना, हमारी समस्या जो है, जो आपने जो सवाल किया उसका रीज़न बता देता हूँ। मैं एक लाइन कहता हूँ हमेशा कि भगवान का शुक्र है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कार का आविष्कार नहीं किया। अगर ये कार का आविष्कार करते तो इसमें रिवर्स गियर लगाते ही नहीं। इनकी नज़र में तो पीछे हटना अपराध है ना, पाप है ना, पीछे कैसे हट जाएँगे? ये घूम के ही आते सीधे। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो? तो पहले तो लोगों को नॉर्मल रहने दीजिए, लोगों को सामान्य जीवन जीने दीजिए। उन सामान्य जीवन जीते हुए लोगों में आप यकीन जानिए, अगर एक आध के बाद वो बड़ा सपना हुआ एक आध के पास, वो खुद उसको अचीव कर लेगा। हमें सिर्फ़ इतना लोगों को समझाना है कि अपना बेस्ट दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और जब आपको लगे मेरा बेस्ट है, तो आप उसमें खुश रहना
शुरू कर कर दी दीजिए। जी। हमारे साथ गड़बड़ क्या हो गई सर, हमें एक थ्योरी दी गई है, संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट, मैं उल्टा कहता हूँ, खुश रहो, संतुष्ट मत हो। अब समस्या ये है, हम खुश तो रह नहीं रहे, संतुष्ट इतने से में, जो आपने कहा था ना, कमा तो मैं सकता नहीं, संतुष्ट खुश हूं नहीं, तो मैं 2 थ्योरी सुना देता हूँ इस पर, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है। एक आदमी सर तीसरी मंजिल पे खड़े होकर केले खा रहा था, केला खाते खाते ऊपर से हवाई जहाज गुजरा, उसका दिमाग खराब कि यार मजे तो जीवन के ये ले रहे, असली तो इनकी जिंदगी, यार क्या ऐश, क्या हवाई जहाज में, हमें तो जिंदगी खराब है। केले खाते खाते उसने केले का छिलका नीचे फेंक दिया और परेशान कि यार मजे तो ये ले रहे, हम तो तंग है। अचानक उसकी निगाह नीचे गई, देखा एक आदमी उस छिलके को उठा के खा रहा है। उसने कहा भगवान तेरा शुक्र है भगवान, मेरे पास तो तीसरी मंजिल पे खड़े होकर केले खाने की औकात दी है तूने मुझे, धरती पे वो लोग भी हैं जो छिलके खा रहे हैं। मेरा अपने जीवन में एक सिद्धांत है सर, कामयाबी चाहिए, बड़ा बनना है, सफलता हासिल करनी है, हवाई जहाज वाले को देखो, खुश रहना है, छिलके वाले को देखो। हमने गर्दन गलत कर रखी है, हम छिलके वाले को देख देख के दुखी, हवाई जहाज वाले को देख के दुखी है, उसको देख के संतुष्ट है। तो मेरा बस इतनी अपील है लोगों से कि जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। हम ये कहते हैं विराट भाई कि अब दुनिया एडवांस हो गई, हम लोग एडवांस हो गए, हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए, हमने बहुत तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, हम एडवांस नहीं हुए सर, हम बैकवर्ड हुए। कैसे? अब से 25 40 30 40 साल पहले जाइए, अपने बड़ों के पास जाइए जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, उनका जीवन जीने का तरीका देखिए सर। दुनिया में 3 जो ह्यूमन आई वुड से कि किसी भी लाइफ के सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो मैं मानता हूँ, हो सकता है आप भी बताइए मुझे। सबसे पहले हेल्थ, फिर वेल्थ और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस 3 ही तो पैरामीटर है सर। जी। मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए? मैं हेल्दी रहूँ, हेल्दी हेल्थ हो, रहो। मेरे पास वेल्थ हो और हम हैप्पी रहें। अब सोचो सर, आज से 40 50 60 साल पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कितने प्रोग्रेसिव, आई वुड से कितने मॉडर्न, कितने जानकार थे। उन्होंने इन तीनों चीज़ों को एक ही काम में क्या किया था, इम्बाइब किया हुआ था, एक ही काम में था। कैसे बताता हूँ। ज़्यादातर या तो किसान थे, भारत तो 70-80% क्या रहे? जी, किसान रहे। जी, 10-20% क्या थे, वो मिलों में या कहीं भी काम कर रहे थे। जी। अब जब मैं किसान के तौर पे खेत पे जा रहा हूँ सर, तो पहले मैं फावड़ा चलाऊँगा, हल चलाऊँगा, नराई कटाई करूँगा। क्या बन रही है इस पूरे प्रोसेस हेल्थ, में? हेल्थ। फिर ये फसल पैदा होके बाज़ार में बिकेगी, फसल से, सेम फसल ने मेरी हेल्थ बनाई, सेम फसल ने मुझे क्या दिया? वेल्थ। वेल्थ। और फिर वो जब फसल कट रही है तो गाना चल रहा है, मेरे देश की धरती सोना उंगले, हैप्पीनेस। मुझे हैप्पीनेस भी कहाँ? उसी काम में। या फिर एक मज़दूर में, वो मिल में गाना चल रहा है, चमका पसीना बन के नगीना। मैं चुनौती देता हूँ, पिछले 30 साल में कोई फ़िल्म दिखाई है सर, जिसने किसी कॉर्पोरेट हाउस में, किसी कॉर्पोरेट ऑफ़िस में किसी को गाते हुए दिखाया हो, किसी एम्प्लॉयी को? नहीं। हमारे दिमाग में पिछले 40 सालों में एक ज़हर भरा गया है कि हेल्थ वेल्थ के लिए ऑफ़िस जाओ, वहाँ हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ खुशी नहीं है, ऑफ़िस में तो तनाव है, ऑफ़िस में तो स्ट्रेस है, वहाँ वेल्थ के लिए जाओ, सैलरी के लिए, हेल्थ के लिए जिम जाओ और हैप्पीनेस के लिए पब और डिस्को जाओ। अब काम में खुशी नहीं बची। नहीं बची। अब हमें मैसेज दे रखा है कि ऑफिस में खुश रहते हो, समाज के खिलाफ चल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऑफिस में खुश रहते हुए? यानी अब तो ऑफिस में खुश आदमी भी हमें ऐसा लगता है पागल है क्या? ऑफिस में ऐसी कौन सी बात हो गई जो खुश अब तो आज से 30-40 साल पहले विराट भाई एक दूसरे से मिलकर लोग पूछते थे, यार विराट भाई क्या बात है, थोड़े से परेशान लग रहे हो। यानी पहले परेशान होना क्या था? आश्चर्य की बात। हुँ। और अब क्या पूछते हैं, क्या विराट भाई क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। यानी खुश होना हमारे आश्चर्य नॉर्मल है, मतलब रेगुलर नहीं रहा। हाँ, मतलब तुम खुश कैसे रह सकते हो? तो हमने फैशन बना लिया तनाव में रहना, तनाव में हमने फैशन बना लिया दुखी रहना। बताओ, उल्टे हो गए लोग। उल्टे हो गए बस ये। दूसरा एक सर, जो मुझे जो सबसे बड़ा, और भगवान से मैं भगवान के बड़े एहसान मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सब सोचने का और ऑब्जर्व करने का मतलब होना, कुछ भी कह लो। आज से 40 साल पहले लाइफ मुश्किल थी, मेरा अगला ये पॉइंट सुनना सर। आज से 40 साल पहले लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल थी, पर लोग आसान थे। लोग आसान थे, अब लाइफ आसान है, लोग मुश्किल हैं। लोग मुश्किल। 40 साल पहले मुझे 1 ग्लास पानी पीना, 1 ग्लास, या तो वो हैंडपंप से खींच के आएगा या कुएँ में से आएगा। हुँ, यानी मेरे लिए 1 ग्लास पानी पीने के लिए मुझे 100 मीटर चलना पड़ेगा, पानी खींचना पड़ेगा, तब पीऊँगा। कितनी मुश्किल लाइफ थी, पर लोग मज़े ले रहे थे। अब आपको एक बटन दबाना है, आरओ में से पानी आएगा, हुँ। पर वो ही नहीं पिया जा रहा। वो ही नहीं पिया जा रहा, उठ के ही नहीं जाया जा रहा।
वही कोई आज बात है। से 40-50 साल पहले मामा जी बीमार हो जाएँ, हुँ, ये पता चलने में 6 महीने लग जाते थे कि हुँ, मामा जी तो बीमार थे, जब वो लेके आएँगे रक्षाबंधन पे या हुँ, उस पे आएँगे भैया दूज पे। हुँ। मुझे अपने मामा जी से बात करनी हो, रिश्तेदार से, दोस्त से बात करनी हो तो चिट्ठी लिखूँगा, 15 दिन बाद चिट्ठी का जवाब आएगा, तब तक मन में चलता रहेगा। अब 1 सेकंड में आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, 1 सेकंड में आप कॉल कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मुझे पहले फर्स्ट फ्लोर पे मुझे 100 किलोमीटर जाना था तो पहले मैं घर से निकलूँगा, बैलगाड़ी में बैठ चलो बैलगाड़ी भी नहीं तो ऑटो में बैठूँगा, बस पकड़ूँगा, एक 12 बजे आएगी, दूसरी 3 बजे आएगी, फिर उस बस में बैठूँगा, रोड खराब है, यानी मुझे हमारे गाँव से दनकौर आने में पूरा दिन लग जाता था। अब आप 1.5 घंटे में आ जाओगे, कितनी आसान लाइफ़ है। पर लोग परेशान हैं, परेशान। लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब वो हस्बैंड वाइफ जिस वाइफ को खेत पे यार लेने नहीं जाना, जिस वाइफ को गाय की भैंस का गोबर नहीं उठाना, जिस हस्बैंड को दूध नहीं निकालना, जिस हस्बैंड को दूध कहीं देने नहीं जाना, वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में सारे दिन। मैं ये सोचता हूँ, आप कैसे लड़ सकते हो भाई? काम तो कुछ बचा ही नहीं घरों में। अच्छा ही नहीं। भाई हमारे ही घरों में मैं अपनी बच्चों को बोलते उदाहरण में चलती हैं बातें, आजकल बच्चा परेशान ही है। हुँ। मैंने कहा बेटा तुम काम तो बता दो कर क्या रहे हो? तुम ये जो पढ़ाई नाम की चीज़ कर रहे हो ना, हमें ये पढ़ना भी पड़ता था और हमें इसके साथ-साथ खेत में से नार भी लाना है, भैंस भी नवानी है, दूध भी कटवाना है, अकोड भी डालनी है। तो क्या करें? दिमाग लाइफ आसान हो गई, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कॉम्प्लिकेटेड। ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर ली हमने, सोचा ये था वक़्त मिला तो टूटी चीज़ें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और शेर जो है सर आतिशदान बोलते हैं जिसमें आग जलाते हैं, हुँ। कि सोचा ये था वक़्त मिला तो टूटी चीज़ें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे-बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या-क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। इतनी प्रॉब्लम दुनिया में थी नहीं, जितनी बना जितनी ली, प्रॉब्लम ज़िंदगी में थी नहीं, बना ली ना बैठ-बैठ बना के। ली है। अब यही बात की प्रॉब्लम है तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, बताओ अब इस पे भी लड़ लोगे, तो यार फिर धरती पे इलाज क्या बचा जी? मतलब क्या अब इस कोई मैंने एक थ्योरी बनाई थी सर, IRS उसका टॉपिक है क्या आपकी समस्या वास्तव में वास्तविक है? हुँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपकी समस्या वास्तव में है, वास्तविक वास्तविक है? है। क्या है ये? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले तो ये पता करो, इसका एक टेस्ट होता है। ये पता कर लो कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है भी। बोले सर मतलब? मैंने कहा देखो यार इसको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक टूल दे रहा हूँ और एस। IRS जो भी सिचुएशन आप बता रहे हो उस पैरामीटर पे चेक करो। आई क्या है? आई है जी इमेजिनेशन कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं। ये इमेजिनेशन है वो तुम्हारी। अब इसका पहचानने का भी तरीका मैंने विराट भाई ऑब्जर्व किया, मैंने इसको बनाया। जिस प्रॉब्लम को बोलते हुए और मैं गारंटी देता हूँ सर 90% इसमें आएँगी प्रॉब्लम्स। जिस स्टेटमेंट को जिस सिचुएशन को बोलते समय लगता है या सोचता हूँ या सोचती हूँ शब्द बोलना पड़ जाए उसके साथ, समझ लेना वो काल्पनिक है। काल्पनिक। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हाँ, ये काल्पनिक ही है, इसका मतलब लग ही रहा है। नहीं तो डायरेक्ट ही बोलते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं कर मुझे लगता है दुनिया मुझसे चिढ़ती है, इसका मतलब भाई साहब तुम्हें ही लग रहा है। अगर चिढ़ दुनिया कर चिढ़ रही होती तो तुम ये बोलने लायक ही नहीं बच रहे होते कि दुनिया तुमसे सही चिढ़ती बात। है। मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, इसका मतलब तुम सोच रहे हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। है नहीं। तो सबसे पहले पता कीजिए कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहीं इमेजिनेशन तो नहीं है, इमेजिनरी तो नहीं है। आर, आर बोलता हूँ सर मैं जिसको मैं बोलता हूँ मैंने इसको नाम क्या दिया? आई आर IRS एस, आर मतलब रियलिटी। रियलिटी। एक बच्चा मेरे पास आके बोला सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मैंने कि बताओ? बोले सर मेरी एक प्रॉब्लम मैंने कहा बताओ? बोले सर मेरे पापा जी नहीं है। मैंने उससे बच्चे से कहा बेटा मुझे इस बात का दुःख बहुत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मेरे बेटा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रियलिटी है। ये तो सच्चाई है। हुँ। एक बच्चे को दिल्ली पुलिस में जाना था सर, वो मेरे पास आया बोला सर मेरी एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले सर मेरी हाइट कम है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? रियलिटी है। ये तो रियलिटी है। प्रॉब्लम उसको अभी मैं बताऊँगा मैंने कहा ये तो रियलिटी है। तो दूसरा है सर वास्तविकता। पता करिए वो कहीं एक्चुअल तो नहीं है, कहीं वो वास्तव में रियलिटी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं वो। हुँ। IR और S मतलब है सर समस्या, कि प्रॉब्लम हाँ, ये एक्चुअल में समस्या है। ये प्रॉब्लम है। अब क्या है समस्या सर उसका बताता हूँ। हुँ। सर मैं आपको एक टूल देता हूँ, एक इक्विपमेंट देता हूँ बिल्कुल लॉक जैसा, ताले जैसा, बिल्कुल शेप ताले जैसे बिल्कुल। बस उसमें चाबी लगाने की जगह नहीं है। क्या आप इसे ताला बोलेंगे? नहीं, क्यों सर? क्योंकि जब ताले लगाने की जब वो लॉक एंड की है ही नहीं।
किसी भी यंत्र को ताला कहलाने का हक केवल तब है जब उसमें चाबी लगने की चाबी जगह हो। लगेगी। और अगर उसमें चाबी लगने की जगह नहीं है तो वो ताला नहीं है, ताले जैसा तो है पर वो ताला नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी सिचुएशन जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, हुँ, जिसका कोई ना कोई हल है, केवल उसे समस्या कहलाने का हक है। हुँ, अदरवाइज या तो वो कल्पना है और या वो रियलिटी है। रियलिटी। वो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल सही, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हाँ ये प्रॉब्लम है ये क्योंकि इसका क्या है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन। मेरा रंग काला है, ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई, इसका क्या कर लूं मैं? मेरी हाइट कम है, हाँ इसका क्या कर लूं मैं? तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले पता करिए जिस बात को आप बोल रहे हैं कहीं वो या तो वो इमेजिनेशन है या वो रियलिटी है और समस्या है या फिर वो। अब इसका सॉल्यूशन सुनो मैंने विराट भाई जो बनाया। ये आईआरएस एक ऑफिसर्स भी होते हैं आपने सुना जी, होगा। जी, तो छोटे ऑफिसर जूनियर ऑफिसर का जो सॉल्यूशन कौन दे सकता है, बड़ा। बड़ा तो मैंने आईआरएस के सामने सॉल्यूशन लिखा IAS। एस, क्या है? इमेजिनरी, अगर समझ में आ जाए समस्या काल्पनिक है, क्या करो आई इग्नोर इट। इग्नोर। भाई ये है ही नहीं। हुँ, विराट भाई सॉरी, एक मिनट, ये देखना कुछ नहीं है, वो अच्छा स्मेल आ गया, बाहर निकाल नहीं। नहीं, बच्चन नहीं है, नहीं, सर निकाल तो दो फिर भी, कुछ नहीं, तो निकाल तो दो सर। नहीं, अच्छा है ही नहीं। ओहो, तो जब है नहीं तो निकालें कैसे? तो मुद्दा ये है भाई साहब कि जब मच्छर हो तभी तो निकालें। सही। अब मैं खामा यूं करता रहूं जी मेरे तो मच्छर गिर गया जी निकाल दो जी निकाल, हुँ, तो कोई समस्या हो तभी तो उसका सॉल्यूशन हो। सही बात। तो अगर वो इमेजिनरी है हुँ, तो इग्नोर इट, भाई ये है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मैं कर क्या लूं? हुँ, आर मतलब रियलिटी। हुँ, सर इसका सुनना, वास्तविकता। इधर है IA एक्सेप्ट इट। नहीं है भाई पापा जी, स्वीकार कर लो। नहीं है भाई मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच 9 इंच की, स्वीकार कर लो। और वो काम करना शुरू करो जो 5 फुट 2 इंच के कर सकते हैं। हुँ, आईपीएस बन सकता है 5 फुट 2 इंच का, सेल्स में जा सकता है 5 फुट 2 इंच का, रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, पॉडकास्टिंग कर सकता है। तो मेरी हाइट नहीं है तो अब दिल्ली पुलिस नहीं, नहीं, अब तो मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँगा जी। क्यों जाओगे भाई तुम? कुछ इतनी मेहनत कहीं और कर लो ना। और एस मतलब समस्या, इधर IAS सॉल्व इट, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो। तो मैं ये कहता हूँ ये जो तनाव है या कोई भी समस्या है, पहले पता कर लेना वास्तविक है कि है। नहीं? अब आप ऑफिस पहुंचने को भी तनाव कहो, पीपीटी बनाने को भी तनाव कहो, आप ये कहो जी मुझे तो काम बताते हैं, अब इसका क्या इलाज कर दे? हुँ, तो मैं तो कहता हूँ एक बार एक काम कर लो, इस तनाव से हट के देख लो। एक बार इस ड्यूटी को छोड़ के देख लो, इस जॉब को छोड़ के देख लो। हुँ, अगर आपको 15 दिन में समझ में आ जाए कि बाबा जो जॉब वाला तनाव था वो इस बिना जॉब वाले तनाव से 1000 गुना अच्छा है। हल्का है, हुँ, तो फिर ये वाला तनाव ले लीजिएगा। रही बात प्रेशर की, रही बात स्ट्रेस की, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ सर, रियलिटी हमें भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। लोग बोलते हैं सर प्रेशर बहुत है इस काम में, प्रेशर बहुत है, बेकार है, प्रेशर बहुत है। तो मैं विराट भाई बोलता हूँ आप, मैंने कहा लीजिए विराट भाई अपना नाम लिखना इस पेपर पे जो आपने पेपर ले रखा है, अपना नाम लिखिएगा, लिखिए लें। इस पर प्रेशर मत डालिएगा पेपर पे। नहीं लिख पाऊँगा। सर लिखो तो सही। बिना प्रेशर के नहीं लिखेगा। बिना प्रेशर के आप बिना प्रेशर के कुर्सी पे बैठ के दिखाइए सर। नहीं बैठ इस बिना प्रेशर के ज़मीन पे खड़ा होके दिखाइए। नहीं बैठ मैं कहता हूँ बिना प्रेशर के कार स्टार्ट ना हो, बिना प्रेशर के कुकर में दाल ना गले, बिना प्रेशर के हवाई जहाज ना उड़े। सही बताऊँ सर? दुनिया में बिना प्रेशर के हम फ्रेश नहीं हो सकते, कामयाब होना तो सही बहुत दूर बात। की बात है। और आप डायलॉगबाजी कर रहे हो कि जी प्रेशर है, जी प्रेशर है। हुँ, ये प्रेशर है, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएँ सही बात। और मुश्किलें जान ही ले ले अगर ऐसा हो जाए। हुँ, ये मुश्किलें ही तो हमें घर से निकाल, मेरे पर अगर एक बात बताओ विराट सर, मुझ पे ये प्रेशर ना हो कि ईएमआई देनी है, मुझ पे ये प्रेशर ना हो बच्चे अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने हैं, मुझ पे ये प्रेशर ना हो अच्छे घर में रहना है, तो आपको लग रहा है कि मैं ठंड में बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ? अब मैं अपने घर बैठे लेट के नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा। सही बात और है। पर वो तो रिचार्ज कराना पड़ता है, हो नहीं पाएगा। हो पाया शादी वो अभी। तो अब इसको ही तनाव कह ले तो बताओ इसका कोई इलाज थोड़ी, वही मच्छर को जबरदस्ती बताया जाए, इसका कोई इलाज नहीं था। सर एक चीज़ पूछूँगा आपसे, जी। जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं या कोई चीज़ शुरू करते हैं, बहुत मोटिवेशन, उत्साह के साथ हम करेंगे, करेंगे। लेकिन उसमें जैसे ही थोड़ी-सी नकारात्मकता या असफलता आती है, हमारा मोटिवेशन 100 से शून्य आ जाता है बिल्कुल। और हम ऐसे टूट जाते हैं हुँ, और वहाँ से दोबारा खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। कैसे किया जाए? क्या कमाल का सवाल है विराट भाई, इसका आंसर देता हूँ। एक्चुअली क्या है सर, मैं इसलिए लोगों से एक बात बोलता हूँ हमेशा कि जब भी अपना गोल सेट करो, आप सुनना विराट भाई इसमें, गोल के साथ एक चीज सेट करना, पर्पस। अब 90% की इसमें लोगों को लगता है सर दोनों एक ही तो बात है, ना ना,
जमीन आसमान का अंतर है सर। 2 लोगों के गोल सेम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि पर्पस सेम हो। पर्पस उदाहरण देता हूँ ऐसे पहले, कैसे? 2 लड़कों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी का फॉर्म भरा, बताइए दोनों का गोल सेम है या नहीं? हुँ, सेम है, भाई इसको भी यूपीएससी निकालनी है, इसको भी यूपीएससी, इसको भी आईएएस निकालना है। अब देखो पर्पस और गोल में अंतर समझना। गोल दोनों के सेम हैं, पर गारंटी नहीं दोनों के पर्पस सेम हो। हुँ, एक का पर्पस हो सकता है कि आईएएस बनते ही इतनी रिश्वत लूँगा कि 7 पीढ़ियों के लिए उतार दूँगा, 7 पीढ़ियों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक का पर्पस हो सकता है गाँव में बदलाव लाऊँगा, समाज में बदलाव लाऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, हेल्प। गोल सेम है, ज़रूरी नहीं है पर्पस सेम है। सेम हो। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये जो आपने सवाल पूछा बीच का डिमोटिवेशन खत्म, डिमोटिवेशन से बचना है रास्ते में जो रुका रुका। मैं ये डायलॉग बाजी नहीं कर सकता चुनौतियां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डरो मत घबराओ ना। मैं ये कहूंगा भाई ये तो आएंगी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि तुम जब बारिश आएगी तो छाता क्या कौन सी काम आएगी तुम्हारे, मैं हुँ, बस वो बता रहा हूँ। हुँ, जब आपका पर्पस इमोशनल है, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती सर। ठीक बात। पीछे एक ट्रैपिंग टॉपिक पे मैं शायद आपसे जिक्र भी कर रहा था। जी, ट्रैपिंग बोलते हैं कि दिमाग में ट्रैपिंग डाल देना जाल। उनमें से एक जाल ये है, एक ट्रैपिंग ये है विराट साहब, बताइए आज तक हमें इमोशंस के नाम पे क्या बताया गया है? इमोशंस ताकत होते हैं हमारी या कमजोरी? कमज़ोरी होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर। हम लोगों के दिमाग इन्हें मालूम था कि अगर ये अपनी ताकत समझ गए, उदाहरण देके बताता हूँ सर। पुरानी हिंदी फिल्में देखते होंगे विराट साहब। जी, सीन आता है, विलेन 5-7 गुंडे मार रहे हैं हीरो को। हीरो खून निकल रहा है, माथा फूट गया, चक्कर आ गए, बेहोश होकर धड़ाम जमीन पे पड़ा है, मरने ही वाला है। अचानक हीरो को याद आता है मेरी माँ के साथ इन्होंने क्या किया था। इमोशंस, बाप को ये कर दिया था, बहन को उठा के ले गए थे। मरा मराया हीरो ज़िंदा हो जाते कला खा के खड़ा होकर 50 को मार देता है। हैं। हुँ, ताकत कहाँ से आ गई? इमोशंस। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इमोशंस में है सर। जी, इमोशन की मैं परिभाषा देता हूँ, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। हुँ, हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में रात के 10 बज रहे हैं, 2 लोग मिल जाएँ, कनपटे पे पिस्टल रख दें और तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, और मेरे और आपकी जेब में 2-2 हज़ार रुपए हों, 5-5 हज़ार रुपए हों, मैं कह रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपए हों, क्या करेंगे हम? देंगे ही, दे देंगे। कारण बताइए क्यों सर? क्योंकि हमें है डर, डर किस बात मार का? देगा। मार देगा भाई, पिस्टल है हाथ में, अंधेरे का टाइम है। हम अगले दिन मैं और दोनों आप फिर दोबारा जा रहे हैं उसी गली से, और हम दोनों की गोद में हमारा डेढ़-डेढ़ साल का बेटा है, अब डेढ़-डेढ़ साल की बेटी है। हुँ, फिर वही 2 लोग मिलते हैं, कनपटी पे पिस्टल रखते हैं और हमसे कहते हैं अपना बच्चा हमें दे दे। दे देंगे। नहीं देते, मारेंगे। सर कैसी बात कर रहे हो? उनके हाथ में पिस्टल नहीं है। मारेंगे सर, ये इमोशंस मैं कह रहा हूँ सर कोहनियों से मार देंगे, उसके हाथ में कुछ भी हो। मैं लोगों से कहता हूँ फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता उनके हाथ में क्या है, क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है आपकी गोद में क्या है। गोद में क्या है। ये जो रास्ते में कहानियाँ सुनाते हैं ना, मुश्किलें आएँगी, चुनौतियाँ आएँगी, बिल्कुल आएँगी। ये और जब वो मुश्किलें आएँगी, तब फ़र्क इस बात से पड़ेगा आपकी गोद में क्या है, हुँ, आपके घर से निकलने का रीज़न क्या है, हुँ, आपके लड़ने का कारण क्या है। सही बात। अगर आपकी लड़ने का कारण वो 1000 2000 रुपए है, तो कनपटी पिस्टल देखते भाग जाओगे। हुँ, लेकिन जब लड़ने का कारण वो औलाद है, वो बच्चे हैं, वो सपने हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि 2 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। एक लड़का ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, एक के बाप को किसी ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया था डीएम के ऑफिस से, और उससे बोला तू कहीं का कलेक्टर है क्या? और उस लड़के को वो बात लग गई। बताओ दोनों में से कौन से के कलेक्टर बनने के चांसेस ज़्यादा है? उसको ज रीज़न तो हो, फेल वो भी होगा, डर उसे भी लगेगा, पर जब फेल होगा, वो छोड़ने की बजाय वो ये कहेगा बेटा बनूँगा तो डीएम ही, बाप को बैठाऊँगा तो डीएम की सीट पे ही, डीएम की चेयर पे बैठाना मेरे पापा से किसी ने ये। तो आपके पास कोई इमोशंस हैं क्या? आप मुश्किलें तो आनी ही आनी है, ठीक। चुनौतियाँ तो आनी ही आनी है। मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि सबसे पहले तो सवाल पूछिए आप इरादाधारी हैं या इच्छाधारी हैं? सही बात, वो जो जिस काम के लिए आप घर से निकले वो आपकी इच्छा है या इरादा है? ये रख दो। इच्छा से बोलते हैं मिल गई तो ठीक है। ठीक है, नहीं तो कोई तो बात यार नहीं, चाय पीते हैं, चाय की इच्छा हो रही है, मिल गई तो पी लेंगे, बात खत्म। तो होता है इरादा भाई, पी के ही आनी है। पी के ही आएँगे आएँगे आप पी के। तो ये जो मुश्किलें रास्ते में आती हैं सर, और ये तो पार्ट है हमारा। मैं तो कहता हूँ मुश्किलों के बारे में तो मैंने एक लाइन कही है सर। मैंने एक सवाल पूछता हूँ लोगों से कि मुश्किलें क्या हैं? किसी ने मुझसे पूछा कि मुश्किलें क्या हैं? क्या है? तो मैंने विराट सर कहा, बोला हीरो या महान बनने का अवसर। सिद्ध करके बताता हूँ। बजरंगबली, हनुमान जी, नाम सुना है? हुँ, सर बजरंगबली, मैं बड़ा भक्त हूँ उनका। बजरंगबली के जीवन में 2 मुश्किलें आई थी, 2 चुनौतियाँ आई थी। एक सीता माता का अपहरण और दूसरा लक्ष्मण जी की मूर्छा। बजरंगबली के जीवन से, हनुमान जी के जीवन से ये दोनों मुश्किलें निकाल दो आप। अब बताओ, हनुमान जी नाम सुना है? नहीं, कहाँ सुन रहे हो?
ऐसे तो फिर सैकड़ों थे उनकी सुग्रीव की उसमें सेना में। हनुमान जी क्यों भगवान बन पाए? क्योंकि उनके पास क्या थे जीवन में? मुश्किलें, चुनौतियां, समस्याएं। भगवान श्री राम कहता हूं मैं, तो भगवान श्री राम, हम सब भगवान श्री राम, 2 मुश्किलें आई थी जीवन में, सीता माता का अपहरण और वनवास 14 वर्ष का। वनवास। दोनों मुश्किलें हटा दीजिए, बताइए कौन राम जी? कोई फिर तो लाखों राजकुमार हुए हैं। तो राजकुमार राम को भगवान राम मुश्किलों ने बनाया। बिल्कुल सही बात। हनुमान जी को बजरंग बली भगवान बनाया है किसने? मुश्किल में। मुश्किलों में। और हम सबसे पहले ये, अरे सर इसमें तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी, अरे परेशानी है तभी तो है। सही बात। मैं दो हार्ट बीट दिखा रहा हूँ, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों के मॉनिटर दिखा रहा हूँ, बताइएगा क्या मतलब है? ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चल रही है सीधी, नीचे वाले की ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऊपर चल रही है, बताइए मतलब क्या है विराट सर? तो एक मर गया, एक जिंदा। ऊपर वाले के पास चला चला गया, गया। नीचे वाला जिंदा है। पर इसमें तो ऊबड़ खाबड़ चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है। भैया ऊपर नीचे चल रही है, उतार चढ़ाव है, तभी तो जिंदा है। तभी तो और हम सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके सबसे पहली प्रार्थना ही क्या करते हैं भगवान से? हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। मैं कहता हूँ शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा, सीधी कर देगा। सही। फिर हम कहेंगे यार मेरे साथ ये क्या हो गया? लोगों से भैया मुश्किलें, चुनौतियां, दिक्कतें, ये तो हमें बड़ा बनाएंगी। सही बात। तो मैं ये कहता हूँ कि मुश्किलें तो आएंगी, इसमें क्या है? उस समय आप इरादा कितना बड़ा मजबूत है, सारा खेल इस बात का, पर्पस कितना बड़ा। पर्पस और गोल में अंतर जानना बहुत जरूरी है सर। पर्पस है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, और अगर वो इमोशनल है कहीं ना कहीं, धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा सर। दुनिया की कोई ताकत आपको, गिरेंगे पर हर बार उठकर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ। सर जैसे अब हमारे पास समय कम है, तो बस आपसे एक लास्ट कोई मूल मंत्र आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, या कोई ऐसी बात बताना चाहें जिससे कि वो 24 घंटे मोटिवेट रहें और जो अपना गोल है उसे अचीव कर। ये बहुत कमाल का आपने सवाल पूछा, मैं इसको दूसरे रूप में बता देता हूँ लास्ट में इसको। ये जो 24 घंटे मोटिवेशन वाला बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है सर। इस ट्रैपिंग में फंसे ही ना 24 घंटे मोटिवेशन वाले में। आपको 24 घंटे मोटिवेटेड रहने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये है। कितनी देर रहना चाहिए? नहीं, इसका कोई टाइम नहीं। मैं विराट साहब दूसरी बात कर रहा हूँ। आप एक पॉइंट समझिएगा, हमें कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं। आपने कभी देखा कि जैसे हमें कोई 5 किलो का वजन उठाना है, तो कभी आपने 5 किलो के वजन को उठाते समय ऐसा करो जय बजरंग बली? नहीं 50 किलो का उठाना हो किया है। तो आपके पास काम तो इतना बड़ा हो कि जय बजरंग बली बोलने की जरूरत पड़ जाए। जब आप 50 ग्राम उठाते हैं, में भी कहेंगे जय बजरंग बली, तो मोटिवेशन तो वो जय बजरंग बली है। जब आपको कोई बड़ा काम करना हो, बड़ा अचीवमेंट करना हो, नॉर्मल रहिए, मैं तो कहता हूँ व्यवहारिक रहिए। जब आपको लगे कि यार अब मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, जब आपको लगे मुझे एनर्जी की जरूरत है, अच्छा दोनों में चीजों में अंतर समझिए। एनर्जेटिक 24 घंटे रहिए, एनर्जेटिक है वो। एक बड़ा आपने कमाल का पॉइंट उठवा दिया सर। मैं जब नोटिस करता था, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सब जब सुनता था, तो उनका एंट्री लेते ही एक सवाल होता है, आर यू एक्साइटेड? आर यू? मैंने फिर एक्साइटेड शब्द पे गौर करा। मैंने कहा ये तो सवाल ही गलत कर रहे हैं। आपको मालूम है एक्साइटेड में और मोटिवेटेड में अंतर क्या है? क्या सर? दूध में 2 शब्द यूज होते हैं, दूध को जब आप गैस पर रखते हैं। एक होता है उफान और एक होता है सर उबाल। उबाल। क्या अंतर है दोनों में बताइए? उफान मतलब नीचे गिर रहा है, यस। और उफान मतलब वो उफान में नीचे गिर रहा है, उफान में नीचे गिर रहा है, उबाल में उबल रहा है। उफान पहले आता है या उबाल पहले आता उफान पहले है? आएगा, उफान पहले आता है। फिर उफान का मतलब है दूध, मतलब हल्का सा गर्म हुआ, उसमें झाग जैसे मतलब ऊपर बने और वो ढुल गया। डुल गया। एक्साइटमेंट जो है सर उफान है। उबाल होता है धीरे 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 खदक रहा है। उफान का रिजल्ट क्या निकलता है? आउटकम क्या निकलता है? दूध घटा या बढ़ा? घटा, बर्बाद हुआ, फर्श गंदा हुआ, गैस चूल्हा गंदा हुआ और आपका नुकसान हुआ। और उबाल दूध को क्या बना देता है? मावा। उसको और महंगा बना देता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई एक्साइटेड नहीं होना। एक्साइटमेंट तो 10, 5, 15, 20 मिनट का होता है। आपको मोटिवेटेड यानी एनर्जेटिक रहना है। हर वक्त चेहरे पे हंसी रखिए, स्माइल रखिए, एनर्जी रखिए, और जब लगे अब किसी मोटिवेशन की जरूरत है, तब कोई अपने लिए एक पंच लाइन बनाइए, पावरफुल लाइन बनाइए और उस काम में लग जाइए। हौसला हारिए मत ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि 24 घंटे मोटिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, और 24 घंटे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा मिथ है सर, वो हमसे सवाल पूछा जाता है, सर मोटिवेशन टेम्परेरी है, थोड़ी बहुत देर के लिए, घंटे 2 घंटे 2-4 दिन के लिए तो हो जाते हैं और फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम परमानेंट 24 घंटे वाला जो आप पूछ रहे थे मोटिवेटेड हो जाए। मैंने कहा तो 1 सेकंड में बता दूंगा मैं, बस मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा मोटिवेशन से अलग भगवान की बनाई हुई कोई और चीज बताओ जो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करनी पड़ती। जैसे खाना खा लिया,
दोबारा थोड़ी खाना पड़ता होगा। नहीं खाना, अच्छा, सो लिए दोबारा थोड़ी सोना पड़ता सोना होगा। पड़ता है। नहा लिए दोबारा थोड़ी नहाना पड़ता है। पानी पी लिया दोबारा थोड़ी पानी पीना पड़ता हर बार है। सांस ले ली दोबारा सांस थोड़ी लेनी पड़ती है। हर बार मैंने कहा बाकी के दुनिया के सारे काम तो तुम रोज करोगे, कई बार करोगे। मोटिवेशन है एक ही बार चाहिए। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट कितने घंटे चलता है उसकी एनर्जी सर? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? लंच। क्यों आपने फिर आज के बाद ये क्यों नहीं कहा अब खाना छोड़ दूंगा, ये तो टेम्परेरी होता है, 4-5 घंटे चलता है इसका करके मैं। आप मतलब इतना तो समझते हैं कि खाना खा के दोपहर में फिर खाना है, तीसरी बार फिर खाना। सेम काम आप मोटिवेशन के साथ क्यों नहीं कर लेते भाई? आपने किसी की एक बुक पढ़ी, एक पेज पढ़ा, एक वीडियो देखी, आप सप्ताह भर के लिए मोटिवेटेड हो गए, तो वीडियो खत्म हो गए 6 दिन बाद। फिर एक वीडियो देख लीजिए, फिर किसी पॉजिटिव व्यक्ति से बात कर लीजिए, फिर कोई स्टोरी पढ़ लीजिए, फिर 6 दिन चला लीजिए, फिर 6 दिन चला लीजिए, फिर 6 दिन। हमारे पास कार होती है सर, हमें 100 किलोमीटर जाना होता है, हेडलाइट कितनी दूर का दिखाती है? 2-4-5 मीटर। तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा मुझे तो 100 मीटर वाली हेडलाइट दो जब भी घर से निकलूंगा? अरे भाई 5 मीटर बाद फिर 5 मीटर दिखेगा, फिर 5 मीटर पहुंच जाओगे। पहुंच जाओ। तो मोटिवेशन सप्ताह भर का ले लो, सप्ताह भर बाद फिर मोटिवेटेड हो जाना, फिर मोटिवेटेड हो जाना। आप मुझे धरती पर एक चीज नहीं बता पाएंगे सर जो रिफिल ना होती हो। सही बात। सिंगल चीज की बात कर रहा हूँ सर। हमारा आप मोबाइल चला रहे हैं, हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। हमारे घरों में गैस सिलेंडर है, हर बार रिफिल करना पड़ता है। हम पेन लाते हैं, रिफिल करना पड़ता है। आप मुझे धरती पे एक चीज नहीं बता पाएंगे जिसको रिफिल नहीं करना। एक चीज मतलब एक चीज की बात कर रहा हूँ सर। सही बात। हम ऐसी कार डिजाइन कर पाए क्या कि बस कार बना दी अब इसको रिफिल करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं। हम कोई ऐसी मशीन बना पाए क्या नहीं। भाई एक बार पंखा चल गया अब सारी जिंदगी चलता ही रहेगा? नहीं, नहीं। तो फिर मोटिवेशन में ऐसी चीज क्यों चाहिए हमें? मोटिवेशन को भी रिफिल करिए ना। मिथ है ये। मैंने एक बात कही कि मोटिवेशन का एक ही डीमोटिवेशन का सर एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। रिमोट। आप रीमोटिवेट होते रहिएगा, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। और अगर आप रीमोटिवेट नहीं होंगे तो आप हमेशा डीमोटिवेट होंगे। ठीक है अमर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विराट सर बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत पुनः धन्यवाद आप आपको। हमारे शो पे आए सर, आपसे मिलके मैं दोबारा रिमोटिवेट। क्या थैंक यू सर। क्या बात है सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।